अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पीपीसी तो सीख चुके हैं पिछली वीडियोस में कि पीपीसी, पे पर क्लिक, स्पॉन्सर ऐड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारा हमने ओवरऑल तो सीख लिया। अब हम आएंगे कि पीपीसी ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। मैंने आपको सिखाई थी पीपीसी ऑन कैसे करते हैं, पीपीसी शुरू कैसे करते हैं, पीपीसी को स्टार्ट कैसे करते हैं। लेकिन स्टार्ट तो हमने कर ली। अब उसके बाद अगर हमें उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, उसको एडिट करना पड़ता है, उसमें कुछ चीज़ें तब्दील करनी पड़ती हैं, कीवर्ड्स हैं, उसका बजट है, डायनामिक बिड्स है, अप करनी है, डाउन करनी है, अप एंड डाउन करनी है, क्या करना है, ये क्या सिलसिला होगा, कैसे चलेगा। इसके लिए हमने ज़ाहिर है हमें अगर पता होगा, पहले हमारे पास रिपोर्ट होगी तो हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए पहले हमारे पास रिपोर्ट होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, पीपीसी होगी, हम चला देंगे। चलाना मैंने आपको सिखा दिया, ऑटो भी और मैनुअल भी। अब उसके बाद क्या होगा, आप उसकी रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे, वो भी मैंने आपको सिखा दी। लेकिन अब रिपोर्ट हमारे पास आ गई तो रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। अब रिपोर्ट में जो चीज़ें हैं उनको हमने देखना है, फिर हमने डिसाइड करना है कि हमने इस पर क्या तब्दीली लेके आनी है। जो हमने उस पर चेंजिंग करनी है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअल में हम कैसे करेंगे ये हम करेंगे अगली वीडियो में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक रिपोर्ट। हम रिपोर्ट देखेंगे स्क्रीन पे और उस पर जो जो चीज़ें आ रही हैं वो सारी हम देखेंगे, और उसके बाद उससे अगली वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब हमने इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। देख तो लिया, हमें पता चल गया, अच्छा ये चीज़ इस मकसद के लिए, ये इस मकसद के लिए। CTR क्या होता है, इंप्रेशंस क्या होते हैं, क्लिक क्या होते हैं, कितने पैसे लगाए, कितने आए, स्टार्ट कब की थी, एंड कब हो रही है, कैंपेन नेम क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अभी स्क्रीन पे चलते हैं और उसके बाद हम इसको अगली वीडियो में सीखेंगे कि अब इसको ऑप्टिमाइज़ हम कैसे करेंगे। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। अब ये एक डाउनलोडेड रिपोर्ट हमारे सामने है एक्सेल की फ़ाइल में। अगेन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमसे रेलिवेंट नहीं है। ये पोर्टफोलियो नेम, करेंसी ऑफ कोर्स ये यूके की है तो GBP आ रही है, एंड डेट की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है, ग्रुप नेम, कैंपेन नेम, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फॉर्मेलिटी होती हैं। अब हमने यहाँ पे आके देखना है, मैच टाइप हमारे पास एक्सेप्ट आ रही है, टारगेटेड कीवर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो हमने जो मेन चीज़ देखनी है वो इंप्रेशंस, क्लिक्स और उसके बाद CTR यानी क्लिक थ्रू रेट वगैरह देखना है। तो हम इस पर चले जाते हैं, थोड़ा सा इसको इस तरफ हम करके देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे हम अब इसको चेक करते हैं। हमने देखा कि ये एक कस्टमर सर्च टर्म हमारे पास आ रही है कि पिलो, ऑफ पिलोज़ या पिलो या पिलोज़ या पिलोज़, कोई भी कीवर्ड है। उस कीवर्ड के सामने इंप्रेशंस आए हैं 2 और क्लिक आया है 1। इंप्रेशन का क्या मतलब होता है, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करते हुए आपके सामने एक स्पॉन्सर ऐड आता है, लेकिन आप उस पर क्लिक नहीं करते, आप स्क्रॉल डाउन करते जा रहे हैं, एक ऐड आता है, आप उसे बस ऊपर गुजार देते हैं और चीज़ें देखने लग जाते हैं। तो ये इंप्रेशन है कि आपके सामने शो हुई है, प्रोडक्ट आई है, लेकिन आपने उस पर क्लिक नहीं किया। अब जब क्लिक कर दिया तो वो हो गया क्लिक, कि आपने क्लिक करने के बाद उसमें इंटरेस्ट लिया, उसमें मज़ीद देखा। तो इंप्रेशन हमारे पास एक कीवर्ड है, इस पर इंप्रेशन आ रहे हैं 2 और क्लिक आ रहा है 1, यानी 2 लोगों तक पहुँचा ये ऐड, उनमें से 1 ने इंटरेस्ट लिया और इस पर क्लिक करके देख लिया। हमें पैसे तब चार्ज होते हैं जब क्लिक होता है, इंप्रेशन पे पैसे नहीं चार्ज हो रहे होते हमें। क्लिक होने पे हमें पैसे अमेज़ॉन चार्ज करता है या फेसबुक या जहाँ भी आप स्पॉन्सर ऐड चलाते हैं, वहाँ पे जो पैसे हमें चार्ज होते हैं वो क्लिक होने पे होते हैं। अच्छा, अब हमने देखा थी 2 लोगों के पास गया, 1 ने क्लिक किया, तो क्लिक थ्रू रेट हमारे पास क्या हुआ, CTR 50%, यानी 2 में से 1 ने किया 50%। कॉस्ट पर क्लिक हमें आई है 1.31 पाउंड्स और स्पेंड 1.31। कॉस्ट भी 1.31 है, स्पेंडिंग भी। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 ही क्लिक हुआ है। अगर 1 से ज़्यादा क्लिक होता, मैं भी आपको नीचे और भी एग्जांपल्स दिखाऊंगा। क्योंकि 1 क्लिक हुआ है तो इसलिए हमारी टोटल स्पेंडिंग भी 1.31 है। इसके अगेंस्ट हमें सेल क्या आई है, 0, ये हमारे सामने आ रही है। इसके अगेंस्ट हमें 0 सेल्स आई हैं। 1.31 स्पेंड हुआ है, 1.31 ही कॉस्ट पर क्लिक थी और 7 डेज सेल्स हमारे पास 0 आई हैं। तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जिसे हम अकॉज कहते हैं, अकॉज हमारे पास इसका आया ही नहीं है क्योंकि सेल ही नहीं आई ना। नीचे आपके पास जो नज़र आ रहा है, अभी मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ, वो एग्जांपल लेते हैं कि वहाँ पे अकॉज जो आ रहा है तो ये इसका क्या मतलब होता है। अब हम आ जाते हैं एक और कीवर्ड पे। इस कीवर्ड पे हम आए हैं पिलो पे और 9829 इसके इंप्रेशन से और 42 क्लिक्स हुए हैं सिर्फ इस पर। यहाँ पे हमें क्लिक थ्रू रेट जो परसेंटेज आई है वो 0.4273% ज़ाहिर है, और ऑलमोस्ट 10,000 इंप्रेशन में से जस्ट 42 क्लिक्स आए हैं। हमारी कॉस्ट पर क्लिक आई है यहाँ पे 1.34। अब यहाँ देखें स्पेंडिंग हुई है 56.16, यानी 1.34 मल्टीप्लाई बाय 42। तो जितने भी टोटल हमारे क्लिक्स होंगे और जो कॉस्ट पर क्लिक होगी उसको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास नंबर्स आएंगे वो आएंगे स्पेंडिंग में।
अच्छा, हमने 56 पाउंड्स लगाए और इसके अगेंस्ट हमें सेल कितनी आई, 113 पाउंड्स की, 113 पाउंड्स की सेल आई है, जो कि बैड है, बुरी चीज़ है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे पास यहाँ पे अकॉज आ रहा है 49%, यानी हमने जितने पैसे लगाए थे तकरीबन उससे डबल की हमारे पास सेल आई है। हमें 5 गुना सेल्स आनी चाहिए। आइडियली जो अकॉज है हमारा वो लेस देन 20% होना चाहिए, यानी अगर मैंने 50 पाउंड लगाए हैं तो मुझे 250 पाउंड्स की सेल आनी चाहिए। इससे ऊपर जितनी है वो बहुत अच्छी है। अगर मैं 50 लगा के 500 की सेल्स ला रहा हूँ, 10% अकॉज है तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर 400 है तो फिर भी ठीक है, लेकिन 50 लगा के 250 से कम की सेल्स हमें नहीं आनी चाहिए। हमने इसी को तो ऑप्टिमाइज़ करना है। यही तो चीज़ें हमने देखनी है, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे, करेंगे कि हमने अब यहाँ से कौन से कीवर्ड्स उठाने हैं जिनको हमने ऑप्टिमाइज़ करना है। तो अब हम एक और पे आ जाते हैं जिसका हम देख लेते हैं कि थोड़ा अकॉस हमारे पास बेहतर आ रहा है। तो हमारे पास ये एक में अकॉस बेहतर आ रहा है, 15% आ रहा है। ये आ गया जी। इम्प्रेशंस यहाँ पे आ जी 19 और क्लिक हुए हैं सिर्फ 2। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो स्पेंडिंग हुई है वो हुई है 2.44। हमारे तकरीबन 3 पाउंड लगे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें सेल्स आई हैं 16 पाउंड्स की, तो 15% है, जो कि बेहतर है। इस तरह मैंने कहा कि जितने लगाएं उससे 5 गुना तो आने चाहिए ना। तो अगर 50 लगाए हैं तो 250, अगर हमने यहाँ पे 3 लगाएं तो 15 की सेल्स, तो बिल्कुल ठीक है। हमने 2.44 लगाएं और 15.99 की हमारे पास सेल्स आई हैं। अच्छा, अब अगर हम कोई ऐसा देखते हैं कि जिसमें हमारी स्पेंडिंग भी ज़्यादा हो और ऑर्डर्स भी ज़्यादा आए हों हमारे पास, तो वो हमारे पास ये ऊपर एक आ रहा है, ये हमारे पास एक कीवर्ड आ गया, पिलोस 2 पैक। इसके इंप्रेशंस भी बहुत ज़्यादा, 52,000 लोगों तक पहुंची, 169 ने क्लिक किया, 0 पॉइंट समथिंग ज़ाहिर है इसका CTR है, क्योंकि 52,000 में से जस्ट 169 लोगों ने क्लिक किया। लेकिन ये मैटर नहीं कर रहा, हमें पैसे पड़ रहे हैं क्लिक के ऊपर। तो हमारे लिए जो चीज़ मैटर कर रही है वो कर रही है कि कॉस्ट पर क्लिक क्या आ रही है और स्पेंडिंग कितनी हो रही है और उसके अगेंस्ट सेल्स कितनी आ रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास अगर इंप्रेशंस हैं, हम कहते हैं जी 1 लाख इंप्रेशंस आए, 1 लाख लोगों तक गया और सिर्फ 10 क्लिक्स आए, लेकिन प्रोडक्ट हमारी ऐसी थी कि उन 10 क्लिक्स पे हमने वो प्रोडक्ट बेची, हमने $100 की, तो $1000 की हमारे पास सेल्स आ गई। अगर 1000 की सेल्स आ गई तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर हमारे पास 2 पाउंड भी हमने कह दीजिए हमने 1 पे लगाए तो 10 क्लिक के हमारे जस्ट 20 पाउंड लगे। तो डिपेंड कर रहा होता है, हम जो चीज़ मेन फोकस कर रहे होते हैं वो होती है हमारा कितने स्पेंड की और उसके अगेंस्ट सेल्स हमारे पास क्या आई है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 127 कॉस्ट पर क्लिक आई है, 214 हमने टोटल स्पेंड किए हैं, यानी 1.27 मल्टीप्लाई बाय 169। टोटल कॉस्ट हमारी लगी इसके अंदर 214 और टोटल सेल्स हमारे पास आई हैं 774। तो ये कदरे बेहतर है, अच्छा नहीं है। 27% कॉज है, फिर भी तो कदरे बेहतर है, बहुत अच्छा नहीं है। बस हम कह सकते हैं कि ठीक है, गुजारा है। लेकिन हमारा टारगेट क्या होगा, लेस देन 20, और आइडियल क्या होगा, लेस देन 10। लेस देन 10 हो तो ये बेस्ट कॉज होता है। और हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास जो टैब्स आ रहे हैं जो हमसे रेलिवेंट हैं, ये टोटल रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड आ रहा है कि आपने कितने लगाए और उसके अगेंस्ट आपके पास रिटर्न क्या आया है। 7 डेज़ की हमारे पास टोटल ऑर्डर्स आ रहे हैं कि 46 ऑर्डर आए हैं, 48 ऑर्डर आए हैं। यूनिट कितने आए हैं, ऑर्डर कितने आए हैं। अच्छा, यूनिट और ऑर्डर्स में क्या फ़र्क है, ये कह रहे हैं जी आपके पास ऑर्डर्स तो 46 आए हैं लेकिन यूनिट 48 आए हैं। इसका मतलब ये है कि 46 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन उनमें से 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने 2-2 यूनिट प्लेस किए थे, तो टोटल यूनिट 48 हो गया। यानी 46 में से हम अगर सादा से एग्जांपल लें तो 44 लोगों ने 1-1 पिलो ऑर्डर किया और जो 2 लोग थे उन्होंने उसके 2-2 पिलोज ऑर्डर किए, यानी क्वांटिटी 2 कर दी। तो ये हमारे पास क्वांटिटी जो होती है उसको हम यूनिट कहते हैं, टोटल ऑर्डर 46 कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा होता टोटल ऑर्डर्स 1 और यूनिट 48, तो इसका मतलब था कि एक ही बंदे ने 48 यूनिट ऑर्डर कर लिए हैं। कन्वर्जन रेट हमारे पास आ रहा है परसेंटेज में, एडवर्टाइज्ड SKU यूनिट्स आ रहे हैं कि टोटल आप हमारे पास कितने यूनिट्स थे। इससे आगे की चीज़ें हमारी ये कोई ख़ास रेलिवेंट नहीं है। तो हमने जिस चीज़ पे फोकस किया वो कॉस्ट पर क्लिक पे, स्पेंडिंग पे, सेल्स पे। अब हम अगली वीडियो में जाके सीखते हैं कि हम PPC को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं। चलें जी, आप लोगों ने देख लिया, सारा सीख लिया, आपने अच्छी तरीके से देख लिया, आपको पता चल गया कि CTR क्या होता है, कितने इंप्रेशंस के साथ कितने क्लिक्स आए, उसकी क्या परसेंटेज थी, कितनी स्पेंडिंग की, उसके अगेंस्ट हमने कितनी सेल हासिल की। अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम इससे अगली वीडियो में PPC को ऑप्टिमाइज़ करना सीखेंगे।
रिपोर्ट्स का हमें पता चल गया, पीपीसी भी हमें पता है कि किस तरीके से चलाते हैं। अब हम जाएंगे और सीखेंगे कि हमने किस किस कीवर्ड्स को उठाना है, क्यों उठाना है, क्योंकि पहले मैंने आपको सिर्फ दिखाया था और बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको फ़िल्टर कैसे लगाने हैं, फ़िल्टर लगा के हमने इसमें से कौन से कीवर्ड्स निकालने हैं, कौन से कीवर्ड्स पे हमने पीपीसी चलानी है, कौन से कीवर्ड्स हमने छोड़ देने हैं। ये हम सब काम करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और प्रैक्टिकली इस काम को देखते हैं। चलिए जी, अब हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं दोबारा। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे आते ही ये जो आपने फाइल खोली हुई है, इसको आपने यहाँ पे मूव और कॉपी की ऑप्शन आ रही है हमारे पास, तो आपने इसको क्रिएट अ कॉपी कर लेना है। कॉपी इसलिए करनी है कि हम जो भी चेंजिंग करेंगे, अभी फिल्टर लगाएंगे, कुछ चीज़ माइनस करेंगे, कुछ डिलीट करेंगे, कुछ भी, तो हमारी जो ओरिजिनल फाइल है वो उसी तरह हमारे पास सेव रहेगी। अच्छा, अब हमारे पास कंपेन नेम, यहाँ पे ऐड ग्रुप नेम या कंपेन नेम एक अपने पास रहने दें, दूसरा चाहे तो डिलीट कर दें। क्यों रहने दें यहाँ पे? कि आपको पता हो कि आपने कौन सी कंपेन को ऑप्टिमाइज करना है जाके, क्योंकि मल्टीपल कंपेन्स हम चलाते हैं ना, जो कि हमने सीखा था पीपीसी में। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे, अगेन हम उसी जगह पे आएंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाले टैब्स हमारे पास आ गए, इंप्रेशंस वाले, क्लिक वाले। हमने एक चीज़ देखनी है कि हमारे जो क्लिक थ्रू रेट है ना, CTR, ये 1% से ऊपर होना चाहिए आइडियली। ये जो हमारे पास आ रहा है 2.5, 10%, 18%, ये अच्छे हैं। 1.33 ठीक है, लेकिन जो 0 से कम है वो वहाँ पे हमने देखने के रीज़न क्या है कि लोगों के पास जा रही है हमारी प्रोडक्ट, यानी उनके सामने स्क्रीन पे आ रही है, वो क्लिक क्यों नहीं कर रहे। इस सूरत में हमने फ़ौरन अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करना है कि हमारी लिस्टिंग में कहाँ पे गलती है, और उसमें सबसे ज़्यादा फोकस हम करेंगे अपनी मेन इमेज पे, क्योंकि ज़ाहिर है उसके पास पूरी डिटेल तो नहीं जा रही। वो लिस्टिंग पे क्लिक करेगा तो पूरी डिटेल जाएगी लिस्टिंग की, बुलेट पॉइंट्स, उसके बाद डिस्क्रिप्शन और बाकी पिक्चर्स, वो तो क्लिक करने के बाद आएंगी। मेन पिक्चर से उसके सामने पहले जा रही है ना, तो हम देखेंगे कि हमारी मेन पिक्चर में कहाँ पे ऐसी गलती है, हमारे बाकी कंपेटिटर्स ने मेन पिक्चर कैसी लगाई हुई है, उनकी हम कॉपी नहीं करेंगे, वरना वो स्ट्राइक डाल के हमारी लिस्टिंग को सस्पेंड करवा सकता है। तो हम देखेंगे, हम बिल्कुल उस जैसी या उससे मिलती जुलती अपनी बनवाएंगे, उसको कॉपी नहीं करेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी गलती कहाँ पे हो रही है। हम अपनी लिस्टिंग को अच्छे तरीके से देखेंगे और पिक्चर को इम्प्रूव कर लेंगे, तो हमें बेहतर उसके बाद मिलना शुरू हो जाएंगे क्लिक्स। तो आपके बस माइंड में हो कि CTR जो है वो 1% से ऊपर होना चाहिए। और स्पेंडिंग हमारी जो है, टोटल स्पेंडिंग तो जो भी हो, लेकिन जो CPC है, कॉस्ट पर क्लिक, वो लेस देन £1 या लेस देन $1 होना चाहिए आइडियली। अब ये हमारे पास आ रही है कॉस्ट पर क्लिक, ये सारी 1.31 आ रही है, 1.34, 1.33, तो ये ज़्यादा आ रही है। ये नीचे एक आ रही है 0.99, ज़बरदस्त है। 1.07 या 1.05 किसी हद तक ठीक है, लेकिन हमने एक आइडियली कुछ चीज़ें गोल सेट करने होते हैं, उसमें हम देखेंगे कि लेस देन 1 ही होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे आके फ़िल्टर लगाएंगे, नेगेटिव कीवर्ड्स हम सबसे पहले उठाएंगे यहाँ से। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे फ़िल्टर्स के ऊपर और फ़िल्टर पे क्लिक कर देंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, अब हम यहाँ पे कोई भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। फ़िल्टर हम लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इधर आ जाएंगे, फ़र्ज़ करें जी हम लगाते हैं जी 7 डे टोटल सेल। यहाँ पे हम गए और हमने किया जी 0 सेल्स। हम कहते हैं जी हमें सिर्फ 0 सेल्स वाले दिखाए, उसने हमें सिर्फ 0 सेल्स वाले दिखा दिए। लेकिन हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारी स्पेंडिंग हो रही है इन कीवर्ड्स पे, ये ऑफ पिलोज पे, पिलोज 2 पैक पे, ये सामने हमारे पास ये कस्टमर सर्च टर्म्स जो आ रहे हैं। लेकिन कस्टमर सर्च कर रहा है आके उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट, लेकिन वो हमसे बाय नहीं करके जा रहा, स्पेंडिंग हो रही है, सेल्स 0 है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाले सारे कीवर्ड्स उठाएंगे और नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड कर देंगे पीपीसी में, जो मैं आपको प्रॉपर सिखा चुका हूँ। पीपीसी कैंपेन जब आप रेडी करते हैं तो उसमें जो नेगेटिव कीवर्ड्स आता है, कीवर्ड या फ्रेज, ये सारे कीवर्ड और फ्रेजेस आप वहाँ पे डाल देंगे कि इन कीवर्ड्स पे। इसका मतलब क्या है नेगेटिव कीवर्ड्स का, कि जब कोई कस्टमर ये वाला कीवर्ड टाइप करे तो मेरी प्रोडक्ट उसके सामने स्पॉन्सर ऐड आए ही ना, क्योंकि अगर आएगी और उसने क्लिक कर दिए, बाय उसने करना नहीं, मेरे तो पैसे लग जाएंगे। क्योंकि हमने देखा ना, एक्सपीरियंस देखा कि अच्छे खासे पैसे लग रहे हैं लेकिन आ कुछ भी नहीं रहा। चलें, यहाँ पे तो हमने देखा कि जी ये ऊपर है जी, एक ही बंदे ने क्लिक किया था। उसके बाद नीचे हमने देखा कि हमारी ये 9 लोगों ने भी क्लिक किया हुआ है, 9 लोगों ने क्लिक किया, फिर भी 0 सेल्स हैं। इसका क्या मतलब है कि ये वाले नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, इनको हम अपनी प्रोडक्ट के अगेंस्ट, अब ये डिपेंड कर होता है ना आपकी प्रोडक्ट क्या, उसके रेलेवेंट कीवर्ड्स क्या हैं, तो उसके अगेंस्ट हम ये सारे डाल देंगे नेगेटिव में, कि इनके अगेंस्ट तो हमें हमारी प्रोडक्ट शो ही ना हो, ताकि ना हमारे पैसे लगें, क्योंकि सेल्स आनी नहीं, बिला वजह पैसे लग रहे हैं हमारे।
अच्छा, कोई और हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर इससे ज़्यादा कोई हमारे किसी कीवर्ड पे क्लिक हो रहा है। ये हमने ज़्यादातर देखा, ज़्यादा 1 2 3 4 ये 6 हैं, ये भी बिल्कुल गलत है कि 1 पाउंड हमारी कॉस्ट भी आई जो CPC है, कॉस्ट पर क्लिक है, और टोटल स्पेंडिंग की 6.29 पाउंड्स की, और मिला उसके अगेंस्ट हमें कुछ भी नहीं। तो ये सारे तो हमारे हो गए नेगेटिव। अब हम आ जाते हैं, इस फिल्टर को हम रिमूव कर देते हैं। हम कहते हैं ये सिलेक्ट ऑल, जैसे पहले था वैसे ही आ जाए हमारे पास। और अब हम आके यहाँ से देखते हैं जो हमने चीज़ डिसाइड की थी कि CTR जो है, क्लिक थ्रू रेट, वो हमारा 1 से ऊपर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम 1 से ज़्यादा वाले, ये हमारे पास आ रहे हैं, ये 1, ये 1.1 और इसी तरह 1.1। तो हम ऊपर के छोड़ देंगे 0 वाले, और ये 1 वाले हम सारे, या 1 या इससे बेहतर जितने हैं वो सारे हम उस पर टिक करते जाएंगे। अब ये टिक करना इसलिए ज़रूरी है कि हमने इसका रिज़ल्ट देखना है। अभी टोटल रिज़ल्ट हमने निकालने हैं, और टोटल रिज़ल्ट निकाल के हमने इस पर डिसाइड करना है कि हमें किस किस कीवर्ड्स पे ज़्यादा बेहतर काम करना है। अच्छा, जिस कीवर्ड के अगेंस्ट हमें 2 से ज़्यादा सेल्स आई हैं, हम उसको भी कुछ टाइम देंगे। ऐसा नहीं कि हम उसको बिल्कुल छोड़ देंगे, कुछ टाइम देंगे कि शायद हम इस पर मज़ीद इम्प्रूवमेंट ला सकें, हम इसका अकाउंस बेहतर कर सकें, हम PPC को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करके, पिक्चर्स अच्छी करके, टाइटल अच्छा करके, डिस्क्रिप्शन अच्छी करके हम कुछ ना कुछ बेहतर कर सकें। तो अब हमने ये कर दिया, और अब हमने इसको ओके किया। तो अब हमारे पास सिर्फ वो आ रहे हैं जिनका क्लिक थ्रू रेट 1% से ज़्यादा है। ये देखिए, अब हमारे पास ये जो CTR आ रहा है, क्लिक थ्रू रेट, इसमें आप देखेंगे 0 वाला कोई भी नहीं आ रहा। तो हम ये वाले कीवर्ड्स उठाएंगे कि हाँ ये अच्छे कीवर्ड्स हैं, इन पे मज़ीद काम करना है। इन कीवर्ड्स को हम मज़ीद, इन पे हम PPC चला सकते हैं, मज़ीद इन पे हम मैनुअल ऐड चला के बिड्स अप एंड डाउन करके, कभी किसी टाइम देखेंगे कि बेहतर करनी है, किसी टाइम कम करनी है, लेकिन ये हमारे सही रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं। जब हम ऑटो रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो मैनुअल चलाने के लिए हमें रिपोर्ट चाहिए होगी, और उस रिपोर्ट में ये हमें चीज़ें बता रहा है सारी। ये मैनुअल भी हो सकती है कि मैनुअल डाउनलोड भी आप करके देखेंगे कि अब हमने कौन से कीवर्ड्स छोड़ देने और कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन पे हमने फोकस करना है। अब मैं वापस जाता हूँ और इसको ख़त्म कर देता हूँ। मेरे पास फिर रिजल्ट पुराने की तरह आ गए। अब मैं करता हूँ कॉस्ट पर क्लिक पे जाके फ़िल्टर लगाता हूँ। मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये पहले ये मैंने डीसेलेक्ट कर दिए सारे, और मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो कॉस्ट पर क्लिक किया वो लेस देन 1 या 1 होनी चाहिए। तो अब मैं इस पे भी क्लिक करता जाऊँगा 1 तक। ये 1 पाउंड आ गई। चले मैं 1 तक ही करता हूँ। आप 1.0706 तक कर सकते हैं, लेकिन आइडियली हम 1 तक करते हैं। तो 1 तक करके मैंने इसको ओके किया। अब ये मुझे सिर्फ वो कीवर्ड्स दिखा रहा है जिनकी कॉस्ट पर क्लिक लेस देन 1 पाउंड या 1 पाउंड है। ये देखें, एक हमारे पास 1 पाउंड भी आ रहा है, लेकिन बाकी हमारे पास लेस देन 1 पाउंड आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन 1 पाउंड जो आ रहा है उसके अगेंस्ट हमें सेल्स नहीं आई हैं। ये तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका होगा ना, पहला फिल्टर ही वही लगाएंगे ना कि 7 डे सेल्स। हम देखेंगे 0 वाला फिल्टर जो मैंने सबसे पहले लगाया था वो लगा के हमें पता चल गया जी ये तो है ही नेगेटिव कीवर्ड, तो ये तो हम ऑलरेडी इसको रिमूव कर चुके होंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हमारे पास सबसे बेहतर यहाँ पे क्या आ रहा है। ये कॉटन पिलो हमारे पास सबसे बेहतर आ रहा है, इसका अकाउंस आ रहा है 9%। एक्सीलेंट है, यानी हमने सिर्फ 6 पाउंड लगाए हैं और उसके अगेंस्ट 63 पाउंड्स की हमने सेल्स जनरेट की हैं। अब इससे भी ज़्यादा एक बेहतर है, वो है होटल बेड पिलो। हमने देखा कि 0.93 हमारी इस पर स्पेंडिंग हुई है और सेल्स आई हैं 15 पाउंड्स की, यानी इसका अकाउंस 5% आ रहा है। इससे भी बेहतर आ रहा है जी, एक 0.73 पेंस हमारे लगे हैं, लेकिन सेल्स आई हैं 31.98 पाउंड्स की। तो अकाउंस क्या आया है 2.287 या 2.3% आप कह लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम क्या करेंगे, हम इन कीवर्ड्स पे ज़्यादा PPC चलाएंगे। जिन कीवर्ड्स पे हमें पता चल गया कि ये वाले कीवर्ड्स तो बहुत अच्छे हैं, इस पे थोड़े पैसे लगते हैं, ज़्यादा सेल्स आती हैं। तो हमने अगर 10 कीवर्ड्स चलाए थे तो अब हम 10 में से 6, 7, 8, 3-4 नेगेटिव के चले जाएंगे। 3-4 पे हम पैसे कम कर देंगे, बिडिंग उनकी कम कर देंगे, और इन 2 कीवर्ड्स पे ज़्यादा बिड करेंगे। इन पे हम ज़्यादा पैसे लगाएंगे कि इन कीवर्ड्स पे पैसे लगाने से हमारे पास सेल्स आती हैं। तो हम क्योंकि यहाँ पे काम ही सेल्स पे कर रहे हैं कि हमने सेल्स लेके आनी है, तो सेल्स लाने के लिए हमने हर वो काम करना है जिसमें हमें फ़ायदा हो रहा है। सेल्स लाने के लिए हम ये तो कभी नहीं करेंगे कि हमारे पास बस सेल्स आनी चाहिए, अकाउंट चाहे हमारा 100% रहे, तो ऐसी सेल का तो कोई फ़ायदा नहीं है।
अकॉज लेस दैन 20%, लेस दैन 10 बहुत अच्छा, लेस दैन 5 उससे भी अच्छा। ये हमने इस तरह फ़िल्टर यहाँ पे लगाए, कॉस्ट पर क्लिक के हमने लगाए, जो भी हमने फ़िल्टर लगाना होगा वो यहाँ पे लगा के हमारे पास सब डिटेल आ जाएगी। चलिए जी हम दोबारा आ गए, दोबारा हमने आके देखा कि सारे फ़िल्टर हमने रिमूव कर दिए। CTR हमने सेलेक्ट किया था 1% या 1 से ऊपर होना चाहिए, और हमारे पास जो कॉस्ट पर क्लिक है वो 1 पाउंड या 1 पाउंड से कम होनी चाहिए। और ये चीज़ें हमने देख ली। अकॉस हमारे पास लेस दैन 20% होना चाहिए। तो जो भी हम यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे, अगर आप सिर्फ अकॉस ही देखना चाहते हैं, आप कहते हैं जी मेरे पास अकॉस वाले आ जाएं, आप यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करें, पहले डी सेलेक्ट करके, और उसके बाद हमने इसको लेके जाना है 20% तक। 15 नीचे वाला 23 है, हम उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वो वाले कीवर्ड्स आ गए हैं जिनका अकॉस बहुत अच्छा है। ये देखिए हमारे पास आ रहे हैं 6% के भी आ रहे हैं, काफ़ी सारे 5, 6, 7 आ रहे हैं। 2% वाला आ रहा है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर 6 वाला है, फिर 5 वाला है, फिर 3, 3, 9, 3, 6, 6, 15%। तो ये सारे अच्छे कीवर्ड्स हैं, ये सारे हमारे रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स हमें कहाँ से मिलेंगे, ये तो हम पहले ही तैयारी करेंगे ना, जब लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। मैंने आपको बताया था हीलियम 10 जब हमने यूज़ किया था, मैंने आपको बताया था कि आपकी प्रोडक्ट के रेलिवेंट कीवर्ड्स कहाँ से निकलते हैं। तो रेलिवेंट कीवर्ड्स जब आपके पास आ गए, उन कीवर्ड्स को आपने अपने लिस्टिंग में भी ऐड किया, फिर उन्हीं कीवर्ड्स पे आपने PPC चलाई या आपने ऑटो PPC चलाई, और अमेज़ॉन ने आपको खुद से कुछ कीवर्ड्स दे दिए। अमेज़ॉन ने खुद से आपको कह दिया जी ये कुछ अलग से कीवर्ड्स हैं जो कि हो सकता है आपने लिस्टिंग पे ऐड ना किए हों, लेकिन कुछ ऐसे कीवर्ड्स थे कि जो लिस्टिंग में तो नहीं थे, लेकिन बायर ने आके वो लिखे, आपकी प्रोडक्ट से वो रेलिवेंट थे, उसने आके आपकी प्रोडक्ट बाय कर ली। तो वो भी हमारे लिए फ़ायदे का कीवर्ड है। वो कीवर्ड हमें ऑटो में मिल जाएगा। मैनुअल में हम देख लेंगे कि कौन से कीवर्ड्स पे अच्छी सेल्स आ रही, कौन सी नहीं आ रही, और ये चीज़ें हमेशा सेम नहीं रहती। ये आपने माइंड में रखना है कि ये आपने एवरी वीक PPC रिपोर्ट या एवरी 2 वीक्स PPC रिपोर्ट आपने चेक करते रहना है। हो सकता है कुछ दिन ऐसे हों कि एक कीवर्ड बहुत अच्छा चल रहा हो, एक टाइम ऐसा है कि वो कीवर्ड बिल्कुल डेड हो जाए, उसके अगेंस्ट सेल ही ना आए। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा ऑप्टिमाइज़ कर दिया, अब आपने कहा जी अब मैं सुकून से सो जाता हूँ क्योंकि अब मैंने सेट कर दी PPC, अब मुझे ऑर्डर्स आएंगे। हो सकता है ये जो एक हमारे पास कीवर्ड है जिस पे हमारे पास 0.73 ओनली यानी लेस दैन 1 पाउंड लगा के 32 पाउंड की सेल आई है, हो सकता है एक टाइम ऐसा आए कि ये वाले कीवर्ड पे हमारे 10 पाउंड लग रहे हों और 0 की सेल्स आ रही हैं। तो इसलिए रिपोर्ट्स को बार बार देखना और इसको ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसी से आपकी सेल्स बेहतर होती हैं और आपका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से बेहतर होता है। सेल्स जब आपने बेहतर कर ली तो आपने प्रॉफिट मार्जिन भी देखना है। अगर आपका अकाउंट ही 20, 30, 40% आ रहा है तो आप प्रॉफिट क्या कमा रहे होंगे। तो ज़ाहिर है जब आप अपना काम कर रहे हैं या क्लाइंट का काम कर रहे हैं, हमने उसको प्रॉफिट में लेके आना है। प्रॉफिट में लाने के लिए PPC ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे कि लाइटनिंग डील क्या होती है। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, आपने लफ्ज़ सुन के परेशान नहीं होना कि इस पर पता नहीं क्या चीज़ है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डील क्या होती है। डील तो हम सबको पता है ना, हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वहाँ पे डील है जी कि इतने % आपको डिस्काउंट होगा। किसी शॉपिंग मॉल में हम जाके देखते हैं किसी शॉप पे जी बाय 2 गेट 1 फ्री, तो ये डील होती है। तो लाइटनिंग डील ये बेसिकली अमेज़ॉन का एक स्पेसिफिक वर्ड है। और हाँ, इस पे ये है कि लाइटनिंग डील हर बंदा एक्टिवेट नहीं कर सकता, ये अमेज़ॉन खुद अलाउ करता है आपको, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है अमेज़ॉन का। लाइटनिंग डील हमें नज़र कहाँ पे आ रही होती हैं, टुडे सेल पे, प्राइम डे पे, बहुत सारी अमेज़ॉन के पास ऑप्शंस होती हैं जहाँ पे हमें डील्स मिल जाती हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि इस डील के अंदर होता क्या है। अमेज़ॉन ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि एटलीस्ट 15 to 20% आप डिस्काउंट दें अपनी प्रोडक्ट पे, ताकि वो अपीलिंग हो बायर के लिए, कस्टमर के लिए थोड़ा अपीलिंग हो कि हाँ 5, 3 या 2% डिस्काउंट से कस्टमर या बायर अपील नहीं होता। तो 15-20% का आप डिस्काउंट ऑफर करते हैं। अच्छा, प्राइम डे पे जब आप लाइटनिंग डील कोई भी डील देते हैं, आप इसको सादा अल्फाज में लाइटनिंग का लफ्ज़ आप अगर आप छोड़ भी दें तो ये सादा अल्फाज में डील ही है कि आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपने ऑफर कर दिया है प्राइम डे पे प्राइम बायर्स के लिए, तो वो सिर्फ प्राइम बायर ही खरीदेगा, वो हर बायर के लिए वो डिस्काउंट नहीं है। अब प्राइम बायर क्या होता है? प्राइम बायर होता है कि लोग अमेज़ॉन की मेंबरशिप बाय करते हैं। बायर्स की अब हम बात करें, अब मैं अपनी या आपकी बात नहीं कर रहा, हम लोग तो सेलर्स हैं। प्राइम मेंबरशिप की फ़ीस होती है कोई $70, $40, $100, डिफरेंट जगहों पे कोई भी उसकी फ़ीस है, हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो अमेज़ॉन क्या करता है, कुछ डील्स होती हैं जो स्पेशल प्राइम बायर के लिए ऑफ़र की जाती हैं कि ये सिर्फ प्राइम बायर के लिए डिस्काउंट है। फिर उसको और फ़ायदे क्या होते हैं, कुछ जगहों पे अमेज़ॉन उसे कहता है मैं आपको फ्री डिलीवरी दूंगा, आपसे डिलीवरी चार्जेस नहीं लूँगा।
कई दफ़ा अमेज़ोन उसे कहते हैं कि प्राइम बायर के लिए अमेज़ोन ख़ासतौर पे कहते हैं कि इस जगह पे या इस स्टेट में आपको 8 घंटे में डिलीवरी मिल जाएगी ऑर्डर करने के बाद। तो ये डिफरेंट अट्रैक्टिव डील्स अमेज़ोन अपने बायर को ऑफर कर रहा होता है ताकि वो लोग मेंबरशिप बाय करें। अगर अमेज़ोन ने आपको एलिजिबल कर दिया है तो आप ये ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर अमेज़ोन ने आपको एलिजिबल किया तो आपकी हर प्रोडक्ट के लिए किया। ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि अमेज़ोन आपको एक प्रोडक्ट पे अलाउ करता है डील, या 2 पे करता है, या 5 पे करता है, या 10 पे करता है। अगर आप 50 प्रोडक्ट बेच रहे हैं अमेज़ोन पर एक ही अकाउंट पे, हो सकता है अमेज़ोन आपको कहे जी 3 पे आपको अलाउ है, आप कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है और अक्सर केसेस में इसमें क्वांटिटी की लिमिट भी होती है कि आप सिर्फ 100 यूनिट्स बेच सकते हैं इस प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे, ताकि बायर ज़्यादा अपील हो कि ये सिर्फ 50 या 100 यूनिट है इस प्राइस पे, इसके बाद ये प्राइस बैक टू नॉर्मल चली जाएगी। तो बायर कहता है मैं इसको ख़रीद लूँ। तो बायर को अट्रैक्ट करने के लिए सारी दुनिया में हर जगह पे, हम पाकिस्तान में देखें हर जगह पे हमें डिफरेंट ऑफर्स नज़र आ रही होती हैं। कुछ टाइम की ऑफर्स आ रही होती हैं। आपने देखा कुछ बेकरीज पे टाइम की ऑफ़र होती है कि जी रात को 8 बजे के बाद 12 बजे तक अगर आप केक लेंगे आपको 30% ऑफ मिलेगा। कुछ रेस्टोरेंट्स पे होता है, कुछ सिनेमाज में होता है कि जी दिन को अगर आप दोपहर 2 या 3 बजे से पहले मूवी देखेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। वो टाइम के साथ लिमिट कर दिया उन्होंने कि इस टाइम पे डिस्काउंट मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा, पीक टाइम पे नहीं मिलेगा। तो इसी तरह लाइटनिंग डील में भी होता है, टाइम के साथ होता है, दिनों के हिसाब से होता है। कभी जो बड़े दिन होते हैं जिस तरह क्रिसमस की डील्स आ रही हैं, कोई और डील्स आ रही हैं, न्यू ईयर की आ रही हैं, ईस्टर हॉलीडेज़ आ रही हैं, वहाँ पे आ जाता है, ब्लैक फ्राइडे आ जाता है, वहाँ की डील्स होती हैं। तो डिफरेंट डेज़ पे टाइम स्पेसिफिक डील भी हो सकती है, डे स्पेसिफिक डील भी हो सकती है कि जी 2 दिन की डील है या 4 घंटे की डील है या 8 घंटे की डील है। तो कोई भी डील होती है उसका देने का मकसद ये होता है कि बायर अट्रैक्ट होगा, बायर हमसे कुछ खरीदेगा आके। अब इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? हम कहते हैं जी अमेज़ोन तो सारा कुछ कर रहा है, हमें हमारे तो पैसे, हमें तो उल्टा नुकसान हो रहा है इसमें कि हम एक चीज़ $100 की बेच रहे हैं, अमेज़ोन कहता है 20% डिस्काउंट करके कर दो। पहली चीज़ तो ये है कि अमेज़ोन आपको फोर्स नहीं कर रहा, अमेज़ोन आपको ऑफ़र कर रहा है, आपकी मर्ज़ी है आप डील लगाएं या ना लगाएं, अमेज़ोन खुद नहीं लगा रहा। अच्छा, हमें क्या फ़ायदा है कि हम 100 वाली चीज़ 80 में क्यों बेच देंगे? हमें बेनिफिट ये होता है कि जब हम रेगुलर चीज़ें बेच रहे हैं तो वो जब हम थोड़े टाइम में बेचेंगे एक तो सेल वेलोसिटी ज़्यादा आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा हो जाता है, लोग कहते हैं जी 15 या 20% ही तो हमारा मार्जिन होता है, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों बेचें? हम इसलिए भी बेच देंगे कि सेल वेलोसिटी तो आ रही है ना, अकाउंट की हेल्थ तो बन रही है ना, फीडबैक तो आ रहा है ना, अच्छा रिव्यूज़ तो आ रहे हैं ना, तो वो भी हमारा बेनिफिट है। सिर्फ पैसों का प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट नहीं है, अकाउंट की हेल्थ भी हमारा प्रॉफिट है, अकाउंट का अच्छा फीडबैक भी हमारा प्रॉफिट है, अकाउंट पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे अच्छे रिव्यूज़ भी हमारा प्रॉफिट है। ये सारी चीज़ें हमें लॉन्ग रन फ़ायदा दे रही है ना, तो जो भी चीज़ इन द लॉन्ग रन हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है उसको हम प्रॉफिट ही कंसीडर करेंगे। प्रॉफिट सिर्फ पैसे नहीं होते। तो हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि अगर हम 100 यूनिट एक दिन में निकाल लेते हैं या 4 घंटे में निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट अच्छी है, बायर रिपीट होगा, हमें अच्छा फीडबैक दे जाएगा, अच्छे रिव्यूज़ दे जाएगा, तो इन सारे फ़ायदों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग लाइटनिंग डील पे जाते हैं, हम लोग डील्स ऑफ़र करते हैं। अमेज़ॉन का भी फ़ायदा होता है कि उसके पास बायर आ रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है कि हमारी शॉप पे बायर आ रहा है, ओवरऑल ऑनलाइन सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं। तो प्रॉफिट अगर हमें इसमें कभी कम भी हो या कॉस्ट टू कॉस्ट भी करना पड़े तो कभी कभार ये भी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके अकाउंट की हेल्थ को बेहतर बना रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने बात की थी लाइटनिंग डील के बारे में। इन सिंपल वर्ड्स हमने कहा था कि कोई डील क्या होती है। अब हम ये देखेंगे कि लाइटनिंग डील को लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसके 3-4 सिंपल से स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये है कि आपके मिनिमम 5 रिव्यू होने चाहिए, मिनिमम 5 रिव्यूज़। अभी मैं आपको स्क्रीन पे जाके दिखाऊंगा अभी कि रिव्यूज़ कहाँ से शो होते हैं, उसकी रेटिंग क्या होती है। रिव्यू 5 होने चाहिए मिनिमम, और उसकी रेटिंग मिनिमम 3 स्टार होनी चाहिए। अब मिनिमम रेटिंग 3 स्टार का मतलब है कि ओवरऑल एवरेज जो है आपके जितने रिव्यूज़ हैं उसकी एवरेज रेटिंग 3 होनी चाहिए। अगर आपके 5 रिव्यूज़ हैं और 4 आपके 5 स्टार हैं, 1 1 स्टार है, तो तब भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि ओवरऑल आपकी रेटिंग 3 से ऊपर है। तो ओवरऑल रेटिंग अगर आपकी 3 से ऊपर है तो आप एलिजिबल हैं, और आपके 5 रिव्यूज़ हैं, और आपकी सेल्स जो हैं वो रेगुलर सेल्स हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि दरमियान में 10 दिन के लिए आपने अकाउंट बंद कर दिया, 15 दिन के लिए आपके पास स्टॉक नहीं था। एक तो रेगुलर सेल्स हो और थोड़ा सा पुराना अकाउंट हो। अब हम स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि लाइटनिंग डील एज अ बायर शो कहाँ पे होती है, और ये रिव्यूज़ जो मैंने आपको नंबर्स बताए और उस पर स्टार्स बताए ये हमें
कहाँ से नज़र आते हैं, आइए देखते हैं। चलिए जी, हम लोग सिस्टम पे आ गए हैं। जो मैंने आपसे बात की थी रिव्यूज़ की और उसकी रेटिंग की, वो हम कहाँ से देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने क्या करनी है, हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, हमने लिख दिया जी पिलोस। अब पिलोस पे हम जाके किसी भी पिलो पर क्लिक करते हैं। इस पे हमने क्लिक किया और हमने जाके देखा कि इसके रिव्यूज़ कितने हैं, 29,000। ये हमारे पास रिव्यूज़ शो होते हैं टाइटल के बिल्कुल नीचे। और जब हमने इन स्टार्स के ऊपर जाके कर्सर रखा, क्लिक नहीं किया, इसने हमें दिखा दिया इसकी रेटिंग क्या आ रही है। हमारे सामने हमें नज़र आ रही है इसकी रेटिंग है 4.3 आउट ऑफ 5 और हमारी मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है, 3। इसका मतलब है कि ये बंदा एलिजिबल है लाइटनिंग डील के लिए। अभी हम अगली वीडियोस में सीखेंगे कि एज अ सेलर या एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपने जब काम करना है तो आप बेसिकली लाइटनिंग डील जाके जनरेट कहाँ से करेंगे। लेकिन अभी एक आसान सा आपको पता चल गया, आपकी अकाउंट पे अगर 100 लिस्टिंग्स हैं तो आप उनमें से किसी पे भी जाके इस तरह एज अ बायर देखेंगे जिस पे 5 से ऊपर रिव्यूज़ हैं और रिव्यू रेटिंग 3 है, तो आप एलिजिबल हैं और अकाउंट थोड़ा सा पुराना है और रेगुलर सेल्स हो रही हैं। अब ये तो थे बहुत ज़्यादा रिव्यूज़, हमको कम रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट उठा के भी देखते हैं और उसकी रेटिंग चेक करते हैं। चलें, ये जी 962 रिव्यूज़ हैं, ये तो लिस्टिंग के ऊपर भी शो हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये एक चीज़ तो इसकी पूरी है, लेकिन अगली देखेंगे कि इसकी रेटिंग क्या है। ये हम स्टार्स के पास आए और हमारे पास इसकी क्या रेटिंग आ रही है, 4.4 आउट ऑफ 5। पहले की 4.3 आ रही थी, अब 4.4 आ रही है हमारे पास। इसका मतलब है कि एलिजिबल है। तो ये इसका सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब लाइटनिंग डील शो कहाँ पे होती है, अगेन हमने पिलो लिखा, हम मेन पेज पे आ गए। मेन पेज पे आके हम यहाँ से देख रहे हैं ये हमारे पास आ रहा है सेव 33%। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर कोई डील है। अब अगर हमने पिलो लेना है, अब ये सेव 10%, ये सेव 10%, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा वाउचर्स के बारे में, डिजिटल कूपन के बारे में। ये वो है जो ग्रीन होगा वो डिजिटल कूपन के थ्रू होगा और जो रेड आ रहा है हमारे पास ये कोई डील आ रही है हमारे पास, जिस तरह के ये ऊपर गुजरा है हमारे पास। तो अब देखिए मैंने पिलो लेना है, मैं पिलो पे आके क्लिक किया, पूरे पेज पे मैंने देखा, ये देखे लिमिटेड टाइम डील आ रही है। 1 या 2 लोगों की तरफ से सिर्फ डील है मेरे पास। अब ये विद वाउचर भी हो सकती है, विदाउट वाउचर भी। ये विद वाउचर है क्योंकि ग्रीन आ रहा है तो ये कूपन के साथ है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास डायरेक्ट शो हो कोई भी प्रोडक्ट जिस पे डील लगी है, सारी वही शो होनी चाहिए, तो हमारे पास ये, अब जब हम अमेज़ॉन के मेन पेज पे जाते हैं तो ये हमारे पास टैब आ रहा है टुडेज डील, हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस पर डील्स आ गई, यहाँ पे हमें देखें 12% भी है, 19% भी। अगर अमाउंट पे जाएं तो कहता है अप टू 151 पाउंड्स ऑफ है। लेकिन हमने देखनी है लाइटनिंग डील्स सेपरेटली। हम कहते हैं कि हमें सारी डील्स, लाइटनिंग डील्स अलग से नज़र आएँ। यहाँ पे क्या फ़ायदा होता है आपको, यहाँ पे नॉर्मली वो लोग आते हैं कि जिनका होता है कि कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट माइंड में नहीं है, वो यहाँ आके देखते हैं कि इनमें से मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए और जो मुझे चाहिए अगर उस पर अच्छा ऑफ लगा है तो वो यहाँ से बाय कर लेते हैं। ये देखें 39% ऑफ है, ये 37% है, 28% है, 33% है। अमाउंट में आए तो अप टू 155, अप टू 199 या 1.99 या उससे कम या उससे ज़्यादा। तो यहाँ से आके वो अपनी पसंद की कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकता है। अब अगर जिस तरह मैंने पहले पिलो पे क्लिक किया था, अगर आपने सिर्फ पिलो ही लेना है तो हो सकता है आपको उस पर डील ना मिले, उन दिनों डील ना चल रही हो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे कोई भी प्रोडक्ट मिल जाए जो अच्छी प्राइस पे मिल रही है तो आप उसको यहाँ से ले लेंगे। सिंपली आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, टुडेज डील्स के बाद आप लाइटनिंग डील का ये साइन आप लोग याद कर लें। ये यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, ये आपके पास सर्कल भी बन रहा है, ये जिस तरह तकरीबन चार्जिंग का साइन होता है उस तरह का साइन है। इसका मतलब ये है कि लाइटनिंग डील्स आपके पास इस साइन पे शो होने लग जाए। चलें जी, आप लोगों ने देख लिया ये लाइटनिंग डील, बड़ा आसान था। मैंने आपको दिखाया कि शो कहाँ पे हो रही है और मैंने आपको बताया कि रिव्यू वगैरह आप कहाँ से चेक करते हैं कि आप एलिजिबल कैसे होते हैं। अब मजीद अगली कुछ वीडियोस में हम जाके सीखेंगे कि लाइटनिंग डील को एक्टिवेट किस तरीके से किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे डिजिटल कूपन के बारे में। कूपन भी कुछ लोग बोलते हैं, कूपन भी बोलते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, पहले हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। कोई भी आप किसी जगह पे जाते हैं, किसी स्टोर पे जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वो आपको कहते हैं जी अगर आप 10,000 रुपये का खाना खाएंगे तो हम आपको एक वाउचर देंगे, एक कूपन देंगे, जो आप नेक्स्ट अगर खाना खाने आएंगे
तो आपको 20% ऑफ मिलेगा इस वाउचर। डिजिटल कूपन क्या होता है? डिजिटल का मतलब है कि जो ऑनलाइन यूज़ हो सकता है, यानी ये फिजिकली जाके तो आपने नहीं दिखाना। अमेज़ॉन बायर तो अपने घर पे बैठा हुआ है, वो क्या करेगा, उसको एक वाउचर मिल जाएगा और वाउचर जो मिलेगा उस वाउचर से वो उसको रिडीम करेगा जाके और एक परसेंटेज जो भी उसको ऑफर हुई होगी वो डिस्काउंट ले लेगा। अब ये वाउचर जनरेट कैसे करेंगे ये हम इससे अगली वीडियो में सीखेंगे। अभी सिंपल से ये है कि वाउचर आपको मिलेगा कहाँ से। एज अ बायर अगर हम सोचें, डिफरेंट ऑफर्स चलती हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, फेसबुक पे या मैनी चैट के फ्लो पे। अभी ये मैनी चैट का फ्लो इतना यूज़ नहीं होता। किसी भी तरीके से आप लोग जाके मार्केट करते हैं, आप लोग फेसबुक पेज बना के उस पर ऐड चला रहे होते हैं कि जी ये हमारी प्रोडक्ट है, ये है $100 की, हम आपको $50 में देंगे अगर आप हमारा ये कूपन यूज़ करेंगे। अब इसके देने का फ़ायदा क्या होता है, क्यों करते हैं हम ये काम? हम 100 की चीज़ 50 में या 70 में या 80 में क्यों देंगे, वो तो लॉस पे है। ये हम लोगों ने सीखा था रैंकिंग स्ट्रेटजीज़ में कि जब हमने अपने प्रोडक्ट को रैंक करना है, हमने अपनी प्रोडक्ट को ऊपर लेके आना है, तो किस तरीके से लेके आएंगे, सेल वेलोसिटी कैसे जनरेट करेंगे। हम एक नई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए हैं, वो $10 की है और बाकी लोग भी उसे $10 का बेच रहे हैं, तो कोई हमसे क्यों खरीदेगा, हम तो बिल्कुल नए आए हैं। तो हम क्या करेंगे, बायर को अट्रैक्ट करने के लिए उसे ऑफर देंगे कि हमारे पास आओ, हमसे लो, हम आपको इतना ऑफ देंगे। और ये ऑफ हम क्यों दे रहे हैं उसको, ताकि हमारे अच्छे रिव्यूज़ बिल्ड हों और हमारे पास अच्छी सेल वेलोसिटी आए। तो डिजिटल कूपन किसी भी परसेंटेज का हो सकता है, हर प्रोडक्ट का अलग अलग भी हो सकता है और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। डिजिटल कूपन डिफरेंट बायर के लिए डिफरेंट भी हो सकता है एक बंदे को कोई सेलर ऑफर कर रहा हो 50% ऑफ और दूसरे को 30% कर रहा हो, या एक को 10% कर रहे हैं, एक को 90% कर रहे हैं। तो ये चेंज हो सकता है, आपकी अपनी मर्जी है कि आपने अपने बायर्स को किस तरीके से अट्रैक्ट करना है। और इसमें यह भी ज़रूरी है कि आपके प्रोडक्ट में भी अच्छी जान होनी चाहिए, प्रोडक्ट के जो मेन इमेज है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बायर देखे वो कहे जी ठीक है बेशक 90% ऑफ है, लेकिन ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इसे ख़रीदा जाए। तो सिर्फ ये नहीं है कि आप कूपन बना के अगर देंगे तो आप सेल्स ले आएंगे। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि लिस्टिंग की इमेज अच्छी होनी चाहिए, उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसका टाइटल, उसके बुलेट पॉइंट्स, उसके डिस्क्रिप्शन। ऐसा भी नहीं है कि आप 50 या 70% ऑफ देंगे तो हर बंदा वैसे ही खरीद लेगा। ज़ाहिर है जिसकी ज़रूरत फिर भी होगी वो खरीदेगा ना। अगर एक बंदे की ज़रूरत ही नहीं है या प्रोडक्ट बिल्कुल ख़राब किस्म की या फॉल्टी प्रोडक्ट है और $100 की 10 में मिल रही है, तो 10 में भी कोई लेके क्या करेगा, वो अपने वो 10 भी ज़ाया कर रहा है ना। तो हमने बाकी चीज़ों पे भी फोकस करना है। कूपन का मतलब ये नहीं कि आप जो मर्ज़ी कचरा बेच देंगे या मैं जो मर्ज़ी कचरा बेच दूंगा और बायर ख़रीद लेगा, ऐसा भी नहीं है। अब हम अगली वीडियो में जाके सीखेंगे कि ये जो डिजिटल कूपन है ये जनरेट कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको बताया था कि डिजिटल कूपन क्या होता है। अब ये तो आपको पता चल गया, अच्छे तरीके से याद हो गया। लेकिन जब आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं या अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो डिजिटल कूपन आप जनरेट कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे? एक तो वो कूपन है ना जो आपके बायर को पहुंच गया, उसको बनाने का भी एक प्रोसेस है ना। जब तक आपको ये प्रोसेस नहीं पता होगा, अगर आपको ये साइंस पता भी है कि डिजिटल कूपन क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, अगर आपको जनरेट करने का नहीं पता तो एज अ VA आप बेहतर काम नहीं कर सकेंगे। अभी हम इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको पता हो, जब आपका क्लाइंट आपके साथ बात करेगा ना, आपका इंटरव्यू करेगा आपको हायर करने के लिए, तो वो आपसे कोई भी चीज़ पूछ सकता है। तो आपको पता सारी चीज़ों का होना चाहिए। जो चीज़ें आप नहीं भी यूज़ होती उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। आपको पता होगा तो आपका क्लाइंट बेहतर तौर पे आपको जान सकेगा। क्लाइंट भी बाज़ दफ़ा बहुत एजुकेटेड होता है, कई दफ़ा ऐसा होता है उसे कुछ भी नहीं पता, कई दफ़ा उसे बहुत सी चीज़ों का पता होता है। वो आपके इंटरव्यू कर रहा होता है, उसे भी पता है कि अब ये नहीं चलता, हो सकता है फ्यूचर में कभी चलना शुरू हो जाए, या हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब चलना शुरू हो जाए। जब मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ अभी इतना नहीं चलता, ये अब नहीं चलता। लेकिन वो जब आपसे पूछेगा और आप उसे बताएंगे जी मुझे प्रोसेस का पता है लेकिन ये इतना यूज़ नहीं होता, तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसको नहीं करते। तो इससे क्या होगा, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे जॉब मिलने के। वो आपको हायर जल्दी कर लेगा। वो कहेगा इस बंदे को जो चीज़ें नहीं भी इस्तेमाल हो रही उनका भी पता है, इसका मतलब है कि इसकी अच्छी रिसर्च है। वहाँ सिस्टम पे चलते हैं, जाके डिजिटल कूपन जनरेट करते हैं। आप सेलर सेंट्रल में आएंगे। सेलर सेंट्रल अकाउंट अब आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल है, आप लोग इसको कई बार देख चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास टैब आ रहा है एडवर्टाइजिंग का और इसमें आ रहा है वाउचर्स। तो हमने वाउचर्स पे क्लिक कर दिया। अगेन ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि अब ये इतना नहीं चलता रैंकिंग स्ट्रेटजीज़ में, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आए क्रिएट योर फर्स्ट वाउचर, और क्रिएट योर फर्स्ट वाउचर के बाद आपने कहा क्रिएट अ न्यू वाउचर।
यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का एसिन डाला, यानी प्रोडक्ट का आईडी कार्ड नंबर। एसिन भी अब आपके लिए नॉर्मल है, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है किसी भी प्रोडक्ट का अमेज़ॉन पर, वो एसिन आपने अभी आपको पता है कि आपने कहाँ से कॉपी करना है। हम बार बार सीख चुके हैं। आपकी जो इन्वेंट्री है वहाँ पे भी लिस्टिंग के साथ एसिन नंबर शो हो रहा होता है। अगर आप बायर अकाउंट के थ्रू जाके अपने लिस्टिंग पे जाएं तो वहाँ भी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के टैब में आपका एसिन नंबर शो हो रहा है। आपने उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ज़ाहिर है आप अपनी प्रोडक्ट पे चलाएंगे ना, किसी और की प्रोडक्ट पे तो आप डील नहीं चला रहे, अपनी प्रोडक्ट पे चला रहे हैं। आपको पता है अपनी प्रोडक्ट का एसिन, वो आपने यहाँ पे जब प्रोडक्ट आपके पास शो हो गई तो आपने इसको क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। स्टार्ट डेट जब भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं जी हम इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब मैं अगर इसको बहुत आगे स्टार्ट करने की कोशिश करूँ तो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा, नेक्स्ट 1-2 महीने 3 महीने के ऑप्शन दे रहा है। तो हम इसलिए डेट यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करते ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो सकता है आप में से कोई बंदा ये वीडियो 2022 में देख रहा हो, कोई 2023 में, कोई 2024 में, तो इसलिए हम डेट को स्टार्ट और एंड सेलेक्ट नहीं कर रहे। अब तक आप लोग जितना काम सीख चुके हैं, अब आपको पता है ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं। आप यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट करेंगे। अब आप उसके पास को पूछ रहे हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ करनी है या मनी ऑफ करनी है, यानी अगर आपकी प्रोडक्ट $100 की है तो आप क्या 40% ऑफ करना चाह रहे हैं, या आप लिख रहे हैं जी मैं $30 ऑफ करूँगा। तो ये आपकी मर्जी है। आप चाहें तो परसेंटेज, वो कहते हैं मिनिमम 5 और मैक्सिमम 80 की आप ऑप्शन दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कर लिया जी डिस्काउंट, हम कह लेते हैं जी 20%, तो ये 20% देगा। अगर हम कहते हैं जी मनी ऑफ, तो वो पूछता है जी कितनी, हम कहते हैं जी 15 या 12 या 13, कुछ भी आप अमाउंट यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपने अपना बजट सेट करना है, जिस तरह हम PPC का बजट सेट करते थे। हमने सीखा था कि हमारी प्रोडक्ट लोगों के सामने शो होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी हम करेंगे कि हमारी डील लोगों के सामने शो होनी चाहिए और फ्रंट पेज पे शो होनी चाहिए या ज़्यादा शो होनी चाहिए। इसका हम बजट सेट कर देते हैं $100 या £100, जो भी इसकी मिनिमम है हम वही सेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाउचर का टाइटल। ये कोई आई कैचिंग सा होना चाहिए। अब मैं आपको इसलिए यहाँ पे कोई आई कैचिंग टाइटल नहीं दे रहा कि ये हर प्रोडक्ट के हिसाब से होगा। ग्लास है तो उसका और होगा, कप है तो उसका और होगा, मोबाइल का कोई कवर है तो और होगा। कंटेंट में से आपने एक अच्छा सा टाइटल उठा के यहाँ पे आपने टाइटल डाल देना, या थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, अपनी मर्जी का भी आप लोग रख सकते हैं। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर रहा होगा कि कोई क्यों अट्रैक्ट हो आपकी प्रोडक्ट की तरफ। नीचे वो आ रहा है जी कस्टमर्स टू टारगेट। आप कहते हैं जी सबको मैं टारगेट कर रहा हूँ, सबको शो होना चाहिए, या स्पेशल जो अमेज़ॉन फैमिली मेंबर्स हैं, अमेज़ॉन स्टूडेंट मेंबर्स हैं, ये डिफरेंट अमेज़ॉन की मेंबरशिप्स है, या अमेज़ॉन प्राइम मेंबर है। प्राइम मेंबर पे हम बात कर चुके हैं कि जो मेंबरशिप बाय कर लेते हैं उनको फ्री डिलीवरी और डिफरेंट ऑफर्स मिलती हैं। तो आप सिर्फ प्राइम बायर्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ स्टूडेंट बायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आपने जिसको अट्रैक्ट करना है वो करने के बाद आप इसको कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आगे डिटेल के बाद ये रिव्यू में चला जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद ये कुछ देर के बाद अप्रूव होकर आपके पास वाउचर जनरेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्यों जनरेट नहीं किया, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इस पर हमने अभी वाउचर जनरेट नहीं करना, ये चलता हुआ अकाउंट है, तो हम इस पर कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो हमने नहीं करना और हम वैसे इस पर कर दें जाके। लेकिन आपको प्रोसेस का पता चल गया कि अगर आप जनरेट करना चाहेंगे तो इसको जनरेट किस तरीके से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा पिछली कुछ वीडियोस में हमने सीखा था, हमने बात की थी प्रॉक्सी मार्केटिंग में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग गिव अवे करते हैं, प्रोडक्ट फ्री में देते हैं या डिस्काउंटेड रेट पे देते हैं सेल वेलोसिटी जनरेट करने के लिए। अभी हम उस टॉपिक पे प्रॉपर बात करें गिव अवेज पे। प्रॉक्सी मार्केटिंग और चीज़ थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं गिव अवे आया था। अभी हम बात करें स्पेसिफिकली गिव अवेज पे। गिव अवेज क्या होते हैं? हीलियम 10 में मैग्नेट हमें बताता है कि आपको याद होगा मैंने जब हीलियम 10 सिखाया था तो उसमें मैग्नेट का मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से सिखाया था, पूरा उसका चार्ट दिखाया था, बताया था कि कौन से कॉलम में क्या है, ये क्यों होता है, इसका क्या मकसद होता है। अभी मैं आपको इस वीडियो में दोबारा दिखा देता हूँ कि गिव अवेज हमारे पास शो कहाँ पे होते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हम सिस्टम पे जाके देखते हैं। तो गिव अवे हमें मैग्नेट बता देता है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, मैग्नेट ने हमें कहा कि इस पे आप 800 गिव अवेज दें और इसको बोलते हैं CPR 8 डेज गिव अवे, यानी 8 दिनों में वो हमें कहता है अगर आप 800 गिव अवे करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाएगी। तो 8 दिन में 800 का मतलब है कि डेली के 100 अगर आप डेली का देंगे आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाएगी। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ये करेंगे तो ज़रूर ही रैंक हो जाएगी। हो सकता है उन दिनों बाकियों के सेल वेलोसिटी बहुत अच्छी जा रही हो, आप रैंक ही ना हो पाए।
और ये भी हो सकता है बाकियों के डाउन हो, आपकी वैसे इतनी अच्छी हो जाए कि 800 क्या आप अभी 300 करें और आप रैंक हो जाए। अच्छा, गिव अवे आप करने का मतलब ये भी हरगिज़ नहीं है कि 100% फ्री में देने हैं। अमेज़ॉन ये चाहता है कि अगर आप, अमेज़ॉन आपको बताता है कि अगर आप इतना करेंगे तो आप रैंक हो जाएंगे। अब हो सकता है आपकी प्रोडक्ट में जान इतनी हो, आप पीपीसी पे अच्छे पैसे लगा रहे हो, पीपीसी से आपको अच्छी कन्वर्जन आ रही हो, तो आपके 400 ऑर्डर ऑटोमेटिकली आ जाए। अगर हम 800 की एग्जांपल लेते हैं गिव अवेज की, 400 आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर आ गए, तो अब आप 400 गिव अवे करेंगे। बेसिकली आप सेल वेलोसिटी पूरी करके दिखाएंगे कि जी देखें इतने लोग मेरी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। हम पीपीसी में प्रॉपर सीख चुके हैं कि पीपीसी कैसे ऑप्टिमाइज होती है, किस तरीके से आप अच्छे कीवर्ड्स को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, उन पे मज़ीद अच्छा क्लिक रेट ला सकते हैं, उस पर मज़ीद कन्वर्जन ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पीपीसी में सीख चुके हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जाके पीपीसी के लेक्चर दोबारा देख सकते हैं, उसमें आपकी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो गिव अवेज बेसिकली हम लोगों ने फ्री भी कर सकते हैं। आप डिजिटल कूपन की मैंने आपको बात की थी पिछली कुछ वीडियोज़ में, तो आप चाहें तो डिजिटल कूपन के थ्रू करके भी तो गिव अवेज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 400 आपके पीपीसी से आ गए, 200 आपने डिजिटल कूपन बना लिए, 200 आपने 100% फ्री में दे दिए। फेसबुक ग्रुप्स बनाए, वहाँ पे जाके आपने ऑफर किया कि जी हमारी प्रोडक्ट है, आप इसको फ्री में ले लें और इसके अगेंस्ट हमें ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए। ये बात आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि आपने कभी भी बायर से 5 स्टार रिव्यू नहीं मांगना, क्योंकि ये गलत बात है, ये इल्लीगल है। आपने बायर को कहना है कि जी मैं आपको प्रोडक्ट फ्री में दे रहा हूँ या 90% या 50% ऑफ पे, मुझे इसके अगेंस्ट आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू दें। तो ऑनेस्ट रिव्यू में आपको पता चल जाता है एक तो अपनी प्रोडक्ट का, इसके 2 नुकसान है अगर आप उससे 5 स्टार मांगते हैं तो। एक तो वो इरिटेट होगा कि जी ये फ्री में दे के इसके अगेंस्ट 5 स्टार मांग रहे हैं, इनको तो ऑनेस्ट मांगना चाहिए। दूसरा नुकसान ये होगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसको फ्री में मिली, उसने 5 स्टार दे दिया। अब जब कोई बंदा पे करके लेगा तो वो नेगेटिव देगा अगर कोई मसला है। तो हमने ये हमेशा ख्याल रखना है कि हमने बिल्कुल ऑर्गेनिक रिव्यू मांगना है। ऑर्गेनिक रिव्यू में क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि अच्छा अगर हमारी कहीं पे मिस्टेक थी, कहीं पे हमारी कोई गलती थी, तो हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। रेक्टिफाई करने के बाद हम जब नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हम सप्लायर को बताएंगे कि ये गलती पैकिंग में या प्रोडक्ट में ये वाली गलती अब नहीं होनी चाहिए। तो मैग्नेट में हमें ये पता कहाँ से चलता है, आइए देखते हैं। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पे आके अब हीलियम 10 हम लोग प्रॉपर सीख चुके हैं। हम लोग आए, टूल्स पे क्लिक किया हमने हीलियम में और मैग्नेट पे चले गए। अच्छा, अब ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है जब हमने शुरू में देखा हो तो ये और तरीके से आ रहा हो, अभी कहीं और लिखा आ रहा होगा। तो ये मैं आपको बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ कि इसका इंटरफेस चेंज हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमने यहाँ पे आके कीवर्ड लिखा पिलो, पिलो लिख के एंटर किया हमने और हमने कहा जी रन न्यू सर्च। ये इसलिए कि ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैंने यहाँ पे पिलो पहले ढूंढा हुआ था, तो उसने कहा मैं पहले वाले रिजल्ट दिखाऊं या अब रिसेंट आपको रिजल्ट दिखाऊं। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा ये CPR, ये होता है CPR 8 डेज गिव अवे, 64 आ रहे हैं जी मेरे पास पिलो के कीवर्ड पे। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये CPR 8 डे गिव अवेज यहाँ पे आ रहा हो, राइट साइड पे कहीं भी आ सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास रेलिवेंट कीवर्ड्स के साथ साथ हर कीवर्ड के गिव अवेज आ रहे हैं कि किस कीवर्ड पे कितने गिव अवे करेंगे तो आप रैंक हो जाएंगे। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप पिलो पे 64 करें तो आप कहें जी मैं प्रेगनेंसी पिलो पे भी रैंक हो जाऊँ, मैं पिलोस पे भी रैंक हो जाऊँ, मैं पिलोस 2 पैक पे भी रैंक हो जाऊँ, हो भी सकते हैं। और उसके लिए अलग अलग भी आपको गिव अवेज करने पड़ सकते हैं। डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है कीवर्ड्स का कि पिलो और पिलोज सिर्फ एस का फ़र्क है, लेकिन पिलो के गिव अवेज आ रहे हैं 64 और पिलोस के आ रहे हैं 115, ऑलमोस्ट डबल के करीब हैं। इसी तरह हमारे पास ट्रैवल पिलो के 76 आ रहे हैं। तो जो 8 डे गिव अवेज हैं वो हर प्रोडक्ट के हर कीवर्ड के अलग अलग हो सकते हैं। डिटेल हम हीलियम में सीख चुके हैं बाकी सारी, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दे के दिखा दिया। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल और ले लेते हैं। हम यहाँ पे आए, हम किसी और मार्केट में देख लेते हैं जी, हम देख लेते हैं Amazon.com में। अभी हम UK में देख रहे थे। .com में आके अगर हम इसको सर्च करते हैं, इसी कीवर्ड को, अगेन रन न्यू सर्च। अब हमें ये बताएगा कि अमेरिका में अगर आप बेच रहे हैं तो इस कीवर्ड पे आपको कितने गिव अवे करने पड़ेंगे, कौन से कीवर्ड पे कितने करने पड़ेंगे, उसके जो बाकी रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं उनमें कितने होंगे। तो हमारे पास ये अभी स्क्रीन पे शो होने लगा है
कि हमने पिलो के कीवर्ड पे यूएसए की मार्केट में यानी अमेरिकन मार्केट में कितने गिवअवेज करने हैं। ये मैंने आपको बताया कि हर मार्केट के अलग अलग होंगे। अब देखें, पिलो के ही कीवर्ड पे वो हमें कह रहा है कि गिवअवेज आपको करने पड़ेंगे 237 अमेरिका में, लेकिन अगर आप यूके में करते हैं तो सिर्फ 64। इसका क्या मतलब है कि यूके मार्केट में अमेज़ॉन पर निस्बतन कंपटीशन कम है, यूएसए मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है। अब अगर हम इसके रेलिवेंट कीवर्ड्स यहाँ पे देखते हैं, सर्च वॉल्यूम को जाके हम देखते हैं, तो अब यहाँ पे हमें इसके बाकी जो कीवर्ड्स हैं वो बता रहा है कि जी पिलोज अगेन एस के साथ है तो 488 गिव अवे करने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट इसके डबल जो 237 है। तो कोई भी कीवर्ड है उसके गिव अवेज अलग अलग हो सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसके अलग अलग हो सकते हैं। एक और चीज़, ये जो आप CPR 8 डे गिव अवे देख रहे हैं 237, जब मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ये आ रहा, हो सकता है जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे 335 हो। अब आप कहें जी इसका तो 237 था, तो ये चेंज हो सकता है। सेल वेलोसिटी के हिसाब से हो रहा होगा, रैंकिंग के हिसाब से हो रहा होगा, कंपटीशन के हिसाब से हो रहा होगा, PPC है, बहुत सारे फैक्टर हैं, तो ये चेंज हो सकता है। आप जिस वक्त मार्केट में काम करेंगे उस वक्त हमेशा रिसेंट रिजल्ट्स देखेंगे कि हीलियम 10 आपको क्या बताता है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ये हमारा टॉपिक होगा, इस पर हम बात करेंगे। वैसे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि अभी तक हम जितना कुछ सीख चुके हैं, प्रैक्टिकली हम लोग सीख चुके हैं, स्क्रीन पे हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं, तो आपको आइडिया होगा कि ट्रेडमार्क क्या होता है। लेकिन हम स्पेसिफिकली ट्रेडमार्क पे बात इसलिए कर रहे हैं कि इसका प्रोसेस क्या है रजिस्टर्ड करवाने का। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडमार्क क्या है। ट्रेडमार्क है बेसिकली आपके ब्रांड का नाम। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शर्ट अमेज़ॉन पर बेचना शुरू करता हूँ और मैं प्लान करता हूँ कि ये शर्ट, क्योंकि ये प्राइवेट लेबल है, मैं अपने नाम से शर्ट बना रहा हूँ, शर्ट बेचने जा रहा हूँ, तो मैं इसका कब नाम रखूँगा। अब मैंने फ़र्ज़ करें डिसाइड कर लिया कि मैं इसका नाम रखूँगा हाफिज़ अहमद, तो हाफिज़ अहमद बेसिकली मेरा ट्रेडमार्क है। अगर मैंने सोचा कि मैं इस शर्ट का नाम रखूँगा XYZ, जो भी पैकेजिंग पे जो भी उसका नाम होता है, जो उसके अंदर टैग लगा होता है, उस ब्रांड का आखिर एक नाम होगा ना, ब्रांड का जो भी नाम होगा उसको हम कह देंगे ये है इसका ट्रेडमार्क। अच्छा, ट्रेडमार्क क्यों ज़रूरी है? ट्रेडमार्क का तो हमें पता चल गया, तो ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो कोई भी और बंदा कल को उसको रजिस्टर करवा के क्लेम कर लेगा जी ये तो मेरी प्रोडक्ट है। सबसे पहला काम, जब आपकी कैटेगरी डिसाइड हो जाए तो फिर ट्रेडमार्क रजिस्टर करना, पहले नहीं करना, क्योंकि ट्रेडमार्क की भी कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्रोडक्ट है, इसकी क्लासेस होती हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट है, हम एग्जांपल लेते हैं टेक्सटाइल की प्रोडक्ट है, पिलोज हैं या टॉवल्स वगैरह हैं, तो इसकी क्लास 24 है यूके में। तो यूके में जब आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, फाइनल कर ली, अब वो प्रोडक्ट जिस क्लास में भी आती है उस क्लास में आप ट्रेडमार्क इसका रजिस्टर कर लेंगे। ये आपका काम नहीं है, ये आपके अकाउंटेंट का काम है। आपके क्लाइंट को भी पता होगा, आपको भी पता है कि ये काम आपका नहीं है, आपका काम है सिर्फ मैनेज करना, लेकिन ये काम अकाउंटेंट करेगा। कोई भी अकाउंटेंट यूके में, यूएसए में, जहाँ भी आप बेचना चाह रहे हैं, वहाँ पे वो आपका ट्रेडमार्क, उनका जो इदारा है, गवर्नमेंट का जो इदारा होता है जिसके साथ आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं, वहाँ पे वो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर कर देगा। अब रजिस्टर्ड हो गया वो, अब आप उसको बेचेंगे, अपने नाम से बेचेंगे, तो अब कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा ब्रांड है। जिस तरह बड़े बड़े ब्रांड्स बन जाते हैं, उनकी एक वर्थ बन जाती है। बेसिकली इसके पीछे साइंस क्या है कि आपके ट्रेडमार्क की, आपके ब्रांड की वर्थ बन रही है। कल को आप सोचते हैं जी मैं अपना ये ब्रांड बेच देता हूँ, तो अगर आप ब्रांड को ओन करते होंगे तो आप बेचेंगे ना। अगर आपकी सेल्स बहुत अच्छी हो रही हैं, जिस तरह हम एसेट फ्लिपिंग की बात करते हैं अमेज़ॉन पे, कि मेरी शर्ट अगर डेली के या महीने के, मैं कहता हूँ जी $10,000 की सेल आती है, $3,000 का मेरा प्रॉफिट आता है, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 30, $90,000 का मैं अपना ये एसेट फ्लिप कर देता हूँ, किसी को भी बेच देता हूँ। ये मैं तभी बेच सकता हूँ जब मेरे पास ट्रेडमार्क है। अगर ट्रेडमार्क नहीं है तो मैं इसको बेच भी नहीं सकता। इसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है कि आप यूके में ट्रेडमार्क रजिस्टर करके भी यूएसए में बेच सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं, लेकिन हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे कि हम जिस कंट्री में बेच रहे हैं हम वहाँ पे अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करेंगे। कुछ लोगों का सवाल होता है कि शॉप का नेम, कंपनी का नेम, ट्रेडमार्क क्या सारे सेम होने चाहिए? ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जिस तरह हम फेसबुक की एग्जांपल लेते हैं, फेसबुक क्योंकि सबको पता है, सारे यूज़ करते हैं। फेसबुक एक ऐप का नाम है, लेकिन अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि फेसबुक का जो बैकएंड पे कंपनी है उसका नाम हो गया है मेटा। अब कंपनी का नाम मेटा है जो कि फेसबुक को ओन कर रही है, तो इसलिए अगर मेरा ट्रेडमार्क हाफिज़ अहमद है और मेरी कंपनी का नाम
हाफिज़ मोहम्मद अहमद है तो वो उसको ओन कर सकती है। ट्रेडमार्क को कोई बंदा भी ओन कर सकता है, कोई कंपनी भी ओन कर सकती है। ट्रेडमार्क के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसकी ओनर कंपनी ही हो। अब मैं अकेला भी अपने ट्रेडमार्क का ओनर हो सकता हूं और हम 4-5 लोग मिलके भी हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं आपके अपने ऊपर कि आप इसको किस तरीके से लेके चलते हैं। शॉप नेम होता है जो आपका अमेज़ॉन स्टोर नेम होता है। अमेज़ॉन स्टोर का नाम आपकी कंपनी या ट्रेडमार्क के अलावा भी कुछ हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तीनों चीज़ें सेम भी हो सकती हैं, तीनों चीज़ें अलग अलग भी हो सकती हैं। 2 सेम एक अलग, दूसरी 2 सेम एक अलग, ये हो सकता है। ये आपकी मर्जी पे है। शॉप का नेम तो इवन आप एवरी 30 डेज़ के बाद चेंज भी कर सकते हैं कि आपने 30 डेज़ शॉप का नाम रखा ABC, उसके बाद शॉप का नाम XYZ रख दिया, लेकिन ब्रांड का नाम वही रहा। लेकिन हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आप कभी लेट ये वीडियो देख रहे हो, अमेज़ॉन का रूल चेंज हो चुका हो, अमेज़ॉन कहता हो जी अब आप 60 डेज़ के बाद नाम चेंज कर सकते हैं या 15 डेज़ के बाद, तो ये पॉसिबिलिटी है। ये बात मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि कोई भी चेंजिंग किसी भी वक्त आ सकती है। तो हम लोगों ने अप टू डेट रहना है, हमने देखते रहना है, हमने रिसर्च करते रहना है, अमेज़ॉन के रूल्स देखते रहना है, गूगल पे देखते रहना है, फेसबुक ग्रुप्स पे देखते रहना है कि कोई नई पॉलिसी आई है, कोई चेंजिंग आई है। रोज़ रोज़ चेंजेस नहीं आती, कभी कभार आती हैं, जिसकी अपडेट हमारे पास होना ज़रूरी है ताकि हमें पता हो कि अब हम ये काम कब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके हमारे पास अपडेट नहीं भी आई कि 30 दिन के बाद चेंज होता है और हमें पता चला 6 महीने के बाद चेंज होता है, तो ये कोई मसले की बात नहीं है ना, इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर शॉप का नेम नहीं चेंज हो रहा, आखिर हमने जब पहले रखा था तो नॉर्मली लोग एक ही नाम रखते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक शॉप चलाते हैं सेम नाम होता है। लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आप इसको जब चाहें चेंज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ब्रांड रजिस्ट्री को अंडरस्टैंड करेंगे कि इसके लिए हमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और इसको करने का क्या तरीकाकार है। सबसे पहली चीज़ है कि ब्रांड रजिस्ट्री के लिए जो हमें 3 चीज़ें चाहिए, उनमें एक चीज़ ऐसी है जो कि हमारे अकाउंटेंट का काम है, वो है ट्रेडमार्क। जब आप ब्रांड रजिस्ट्री कर रहे होते हैं अमेज़ॉन के साथ, तो अमेज़ॉन आपसे 3 चीज़ें मांगता है। एक आपके ट्रेडमार्क का नंबर, एक आपका लोगो और एक आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर। अच्छा, ट्रेडमार्क के लिए अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें चाहिए। ट्रेडमार्क 2 चीज़ों पे हो सकता है, आपके टेक्स्ट पे भी हो सकता है और लोगो पे भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है, अगर मैंने एक ट्रेडमार्क रजिस्टर किया जी यूके में, मैं कहता हूँ जी मुझे ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, और ये ट्रेडमार्क आप रजिस्टर किसके साथ करते हैं, गवर्नमेंट के साथ। जो भी किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट होती है, उनका सरकारी इदारा जो होता है ट्रेडमार्क को जो डील करता है, उसके साथ आप करते हैं और उसकी कुछ फ़ीस होती है। वो फ़ीस आप अपने अकाउंटेंट को पे करते हैं, वो फ़ीस आगे पे करता है और आपको ट्रेडमार्क लेकर दे देता है। अच्छा, ट्रेडमार्क मैंने कहा टेक्स्ट और इमेज। मेरा नाम हाफिज़ अहमद है, मैं कहता हूँ जी मुझे हाफिज़ अहमद ब्रांड जो है वो ट्रेडमार्क बना के दे दो। तो अकाउंटेंट कहता है जी ठीक है, मैंने ये टेक्स्ट आपका अप्रूव करवा दिया है, इतना टाइम लगेगा, हो जाएगा। यूके में नॉर्मली 60 डेज़ तो पब्लिश होने के बाद लगते हैं, यूएसए में 8 से 12 महीने भी लग जाते हैं। तो आपकी जैसे ही प्रोडक्ट हंट होती है, फाइनल होती है, क्योंकि प्रोडक्ट आपको पता होना ज़रूरी है ट्रेडमार्क के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने हाफिज़ अहमद रजिस्टर करवा लिया यूके में और मेरा दिल किया मैं मोबाइल की केबल बेचूं तो अब मैं केबल बेच लूं। ये डिपेंड कर रहा होगा कि मैंने हाफिज़ अहमद किस कैटेगरी में रजिस्टर किया। अगर मैंने क्लास 24 में किया तो मैं टेक्सटाइल बेच सकता हूं, मैं मोबाइल के चार्जर नहीं बेच सकता। उसके लिए मुझे अलग क्लास में अपने आप को ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना होगा, उसकी अलग फीस होगी। इमेज पे भी आप कर सकते हैं, लोगो पे कर सकते हैं। लोगो अब क्या होगा, मैं हाफिज़ अहमद का कोई भी लोगो डिज़ाइन करवा लूँ, या हाफिज़ अहमद जो टेक्स्ट है उसी को मैं एक डिज़ाइन में लिख लूँ। जिस तरह डिज़ाइन में अब जिस तरह फॉन्ट चेंज करना आप कहते हैं, अब मैं लोगो को भी रजिस्टर कर सकता हूँ। आइडियली हम दोनों करते हैं, हम कहते हैं जी टेक्स्ट को भी कर दें, टेक्स्ट भी ये मेरा होगा, इसका ओनर मैं हूँ, और डिज़ाइन भी साथ ही कर दें। ये अच्छा होता है। वैसे कोई एक भी हो तो कुछ केसेस में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, हम किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनर को कहेंगे जी ये मेरा नाम है, कोई भी नाम है, XYZ जी मेरे ब्रांड का नाम है, इसका कोई डिज़ाइन तो बना दे, कोई लोगो बना दे, वो आपको छोटा सा कोई भी लोगो बना देगा। अब आपके पास ट्रेडमार्क नंबर भी आ गया, ब्रांड लोगो भी आ गया और प्रोडक्ट की पिक्चर भी आ गई। अब ये 3 चीज़ें आप अमेज़ॉन को देंगे तो अमेज़ॉन कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में ये वेरी कर रहा होता है, ये फिक्स टाइम नहीं होता। तो नॉर्मली 1 से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 2 दिन में भी हो सकती है, लेकिन आइडियली 2 से 3 हफ्ते लगते हैं और आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड अमेज़ॉन के साथ रजिस्टर हो जाता है। हम लोग बात करेंगे अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री के ऊपर कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरीके से आप इसको फाइल करते हैं, और मेन हमारा टॉपिक ये कि हमें फ़ायदे क्या देती है। ये आप उसी सूरत में कर सकते हैं जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो। ट्रेडमार्क पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं
कि ये क्या होता है, कैसे रजिस्टर्ड होता है। अकाउंटेंट का काम है, वो आपको फाइल करके दे देगा। जब आपके पास ट्रेडमार्क आ गया तो आप अमेज़ॉन के साथ अपना ब्रांड रजिस्टर करते हैं। ये जो ब्रांड रजिस्टर की जब हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आता है कि ये अमेज़ॉन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री की बात हो रही है। जिस तरह हमने पहले बात की थी ना कि गवर्नमेंट के साथ, जो गवर्नमेंट का इदारा होता है ट्रेडमार्क का, उसके साथ ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं, यहाँ पे हम अमेज़ॉन के साथ कर रहे हैं। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ब्रांड रजिस्ट्री जब आप कर लेते हैं तो आपकी लिस्टिंग के ऊपर अगर कोई आके मीटू करता है, आपके ब्रांड को आपकी परमिशन के बगैर बेचता है, तो अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली उसकी लिस्टिंग सस्पेंड कर देता है। बजाय इसके कि आप केस खोलें जाके, जी ये बंदा आ गया, ब्रांड रजिस्ट्री में आपकी लिस्टिंग सिक्योर हो जाती है कि कोई बंदा आपकी लिस्टिंग पे आके चीज़ें नहीं बेच सकता, कोई बंदा आके आपके लिस्टिंग पे चेंजिंग नहीं कर सकता। कुछ केसेस में चेंजिंग भी हो जाती है, अगर ब्रांड रजिस्ट्री ना हो, लिस्टिंग का ओनर बेशक कोई और भी है, तो दूसरे लोग भी रिकमेंड करके मीटू वाले कोई ना कोई उसमें चेंजिंग करवा सकते हैं। अगरचे थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन हो जाती है। फिर हम इसके अंदर आ जाते हैं, A+ कंटेंट आपको मिल जाता है। A+ या इसे हम कहते हैं EBC कंटेंट, इनहैंस ब्रांड कंटेंट। इनहैंस ब्रांड कंटेंट आपको सिर्फ मिलता है अगर आपकी ब्रांड रजिस्ट्री है तो। EBC होता क्या है? बहुत आसान है, मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, अमेज़ॉन लिस्टिंग वगैरह में मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ। लेकिन आप अमेज़ॉन पे जाएं, कोई भी प्रोडक्ट लिखें और उसकी डिस्क्रिप्शन का जो पेज है नीचे, टाइटल छोड़ दें, बुलेट पॉइंट छोड़ दें, एंड पे जो डिस्क्रिप्शन है अगर उसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो EBC या A+ नहीं है। EBC या A+ का मतलब है कि उसके अंदर पिक्चर्स भी आ रही हैं। एक तो प्रोडक्ट के साथ पिक्चर आ रही है ना, वो नहीं, डिस्क्रिप्शन में पिक्चर्स के साथ टेक्स्ट आ रहा है तो वो EBC कंटेंट है। हम कहते हैं जी अगर हम नहीं करते ब्रांड रजिस्ट्री, EBC नहीं मिलता तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सेल्स पे फ़र्क पड़ेगा। आप खुद सोचें कि अगर आप एज अ बायर कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, एक बंदा आपको तस्वीरों के साथ बता रहा है, जी देखें ये कॉर्नर पे ये है, दरमियान में ये है, राइट साइड पे ये है, लेफ़्ट ये है। एक बंदा जो है वो सिर्फ इतना बड़ा पैराग्राफ आपको लिख के दिखा देता है, तो एज अ बायर आपको क्या अट्रैक्ट करेगा? ऑफ कोर्स वो करेगा जो पिक्चर्स के साथ बता रहा है, तो ये ज़रूरी है। फिर आपको इसमें बेनिफिट होता है कि आप जो PPC चलाते हैं, स्पॉन्सर ऐड ब्रांड के ऊपर, वो अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है तो आप अपने ब्रांड के ऊपर PPC नहीं चला सकते। टॉप पे आपके रिजल्ट ब्रांड के नाम से शो नहीं हो सकते, उसके लिए भी ज़रूरी है। वीडियो ऐड के लिए भी ज़रूरी है कि आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री हो तो आप फिर PPC वीडियो चला सकते हैं, वीडियो PPC चला सकते हैं। फिर इसके अंदर और बेनिफिट आ जाते हैं सेल वेलोसिटी पे। अमेज़ॉन आपको कुछ ना कुछ बेहतर सेल्स देता है अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री की हुई है अमेज़ॉन के साथ। अगर आपका इनहैंस ब्रांड कंटेंट है, ब्रांड रजिस्ट्री है, PPC आप चला रहे हैं, वीडियो ऐड, तो ऑटोमेटिकली सेल्स बढ़ रही है ना, कि जो चीज़ें सेल्स को बूस्ट करती हैं वो सारे काम तो आपने पहले से कर लिए। फिर इसका एक और फ़ायदा आ जाता है, वाइन प्रोग्राम। वाइन पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप अमेज़ॉन खुद आपको रिव्यूज़ ला के देता है, ऑनेस्ट रिव्यूज़ होते हैं बायर की तरफ से। फिर नेगेटिव रिव्यू अगर कोई आपको दे देता है तो बायर के पास ये राइट होता है कि वो अपना नाम छुपा दे। आपके पास नेगेटिव रिव्यू आया, आपको पता नहीं किसने दिया, अब आपके डेली के 100 ऑर्डर आए हैं, 3 नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, आपको क्या पता चले उन 100 में से किसने दिया है? तो अगर आपकी ब्रांड रजिस्ट्री होगी तो अमेज़ॉन आपको ये सहूलत देता है कि आपको उस बायर की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आप उसको ईमेल करके उससे रब्ता करके उससे बात कर सकते हैं कि जी मुझसे मिस्टेक हुई है, ये गलती थी, मैं आपको रिप्लेस कर देता हूँ या रिफ़ंड कर देता हूँ। आपको बायर का कॉन्टैक्ट मिल जाता है वाया ईमेल, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगला बेनिफिट आ जाता है कि आप जो चेंजिंग करते हैं अपने लिस्टिंग के अंदर, तो बाज़ केसेस में अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है, आप चेंजिंग करते रहते हैं, वो अमेज़ॉन पे शो ही नहीं होती। बैकएंड पे आप लिस्टिंग में गए, आपने 4 लाइनें और ऐड कर दी, अब ऐड करके सेव कर दी, वहाँ पे शो ही नहीं हो रही। एक महीना लग रहा है, केस खोले जा रहे हैं। ब्रांड रजिस्ट्री में आपके पास फीचर ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। आपकी अपनी लिस्टिंग पे आपने कोई भी चेंजिंग करनी है, वो इमीडिएटली सेव होके विदिन 10 to 15 मिनट्स बायर के सामने रिजल्ट शो हो जाते हैं, आपने जो भी चेंजिंग की है। तो ये सारे बेनिफिट्स हासिल करने के लिए एक ही तरीका है कि आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होनी चाहिए। टैक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है किसी भी बिज़नेस के अंदर। आप लोग चाहे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, चाहे आप खुद अपना बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको टैक्स देना पड़ता है। आपकी अपनी इनकम के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होता है। तो टैक्स के हवाले से कुछ ज़रूरी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। मेनली तो ये काम है अकाउंटेंट का, ये आपका काम नहीं है। अकाउंटेंट ही ऑफ कोर्स आपके टैक्स फाइल करता है, लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि आपने कहाँ से कौन सा अकाउंटेंट हायर करना है और क्यों करना है। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टैक्स कितने किस्म के होते हैं। टैक्स सिर्फ एक नहीं होता कि आपने इनकम पे टैक्स देना है। सेल्स टैक्स होता है, इसमें जनरल स्टेट टैक्स भी होता है, इसमें
वैल्यू एडेड टैक्स भी हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई स्टेट टैक्स हो सकता है। सबसे पहले तो आप लोग एक बात माइंड में रख लें कि इनकम टैक्स को अभी हम साइड पे कर रहे हैं, हम अभी बात करने जा रहे हैं बाकी टैक्सेस पे। स्टेट का टैक्स है या सेल्स पे टैक्स है या वैल्यू एडेड टैक्स है, ये कहाँ पे और किसको पे करना होता है। हम पहले बात कर लेते हैं यूके की। अच्छा, यूके में जब आप लोग सेल करते हैं तो आपको पे करना होता है वैट, जिसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। ये होता है 20% वैट देना होता है। लेकिन इसमें आगे को 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर आपकी सेल्स लेस देन 85,000 पाउंड्स हैं एक साल के अंदर, तो आपको वैट नहीं देना पड़ता। HMRC आपको एग्जेम्प्ट कर देता है। HMRC टैक्स डिपार्टमेंट है यूके का, जिस तरह पाकिस्तान में FPR है। अब वैट में आगे फिर 2 कैटेगरीज हैं। एक आ जाता है फ्लैट स्कीम वैट और एक आ जाता है नॉर्मल जनरल वैट, जिसको हम बोलते हैं। फ्लैट स्कीम में ये होता है कि अगर आपकी सेल्स लेस देन 230,000 पाउंड्स हैं, यानी 2,30,000 पाउंड से अगर आपकी सेल कम है एक साल के अंदर, तो आप फ्लैट स्कीम में जाते हैं, जहां पे आप वैट पे करते हैं 7.5%। अगर आपकी सेल्स 2,30,000 से ऊपर है तो फिर आप 20% वैट पे करते हैं। फ्लैट में ये होता है कि आप वैट क्लेम भी नहीं कर सकते। वैट क्लेम क्या होता है कि आपने $1,000 का सामान मंगवाया यूके में या 1,000 पाउंड का मंगवा लिया, तो आपने पोर्ट पे उसका वैट पे किया, 20% वैट आपने पे किया 200 पाउंड्स। अब जब आप उसको बेचेंगे 1,500 का या 1,600 का या 2,000 का, तो अब 2,000 की सेल पे आपका वैट बनेगा 400, तो आप 400 नहीं पे करेंगे, 200 आप ऑलरेडी पोर्ट पे पे कर चुके हैं, तो अब आप बाकी 200 पे कर देंगे, पिछले 200 के उनको इनवॉइसेस दे देंगे, तो टोटल वैट आपने पे किया 20%। अब इसके अंदर एक चीज़ ये भी आ जाती है कि अगर आपने वो वैट क्लेम करना है जो आपने पोर्ट पे दिया था, आपकी सेल्स इतनी ज़्यादा है कि आप कहते हैं मैंने वो भी तो क्लेम करना है, तो फिर आप नॉर्मल 20% पे चले जाएंगे। अच्छा, वैट का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट प्रॉफिट में है या लॉस में है, आप महंगी बेच रहे हैं या ब्रेक इवन पे या सस्ती बेच रहे हैं। वैल्यू एडेड टैक्स होता है सेल्स के ऊपर, प्रॉफिट पे नहीं होता। ये हम यूके की बात कर रहे हैं। तो यूके में जब आप ये काम करेंगे तो आपको 20% वैट डे फर्स्ट से ही पे करना पड़ेगा, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेल 2,30,000 से ज़्यादा या 85,000 पाउंड से ऊपर। एक बात यहाँ माइंड में रख लें कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है तब HMRC का रूल चेंज हो चुका हो, उसने 85,000 पाउंड को 95,000 कर दिया हो या 75 कर दिया हो। तो ये चीज़ें कुछ आपको अपडेट रहना पड़ेगा। आप देख लेंगे HMRC की वेबसाइट पे या गूगल पे जाके देख लेंगे या आपका अकाउंटेंट आपको बता देगा। USA में क्या होता है कि अमेज़ॉन आपका जो टैक्स है, जो भी किसी स्टेट का टैक्स है, वो बायर से डायरेक्टली कलेक्ट करता है और स्टेट को पे कर देता है। उसमें हमने ये नहीं करना होता कि हम बायर से लें और फिर हम स्टेट को पे करें, हम रिटर्न तो हमने फाइल करनी है, उसके हम अभी बाद में बात करेंगे प्रॉफिट में। तो किसी भी कंट्री के अंदर जो सेल्स टैक्स या वैट टैक्स वगैरह होता है, वो हमने डे फर्स्ट से या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ तक एग्जेम्पशन है, उसके बाद वो हमने पे करना ही करना है, चाहे हम प्रॉफिट में हैं चाहे लॉस में हैं। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स के ऊपर कि इनकम टैक्स हमने कहाँ पे करना है। इनकम टैक्स बेसिकली हमने पे करना है जिस कंट्री से हम बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे आ रहे हैं, जहाँ पे हमारी कंपनी है जिसमें पैसे आ रहे हैं, हमने वहाँ पे टैक्स पे करना है। ये एक बड़ी कन्फ्यूजन होती है। फॉर एग्जांपल, आपका क्लाइंट आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट मिल गया आपको अपवर्क पे या फाइवर पे या लिंक्डइन पे, फेसबुक पे। अब वो आपको कहता है जी मैंने अमेज़ॉन USA पे बेचना है, Amazon.com पे अमेरिका में बेचना है। अब वो आपसे पूछता है जी टैक्स का क्या होगा। आप उसे बताएंगे कि आप अकाउंट अगर ऑस्ट्रेलिया से बनाएंगे, आपकी कंपनी ऑस्ट्रेलिया में है और ये बिजनेस में होता है कि कंपनी किसी और जगह पे है, बिजनेस कहीं और कर रही है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। तो आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि अगर आपकी कंपनी ऑस्ट्रेलिया में है, आपको अमेज़ॉन जो एवरी 2 वीक्स के बाद पेमेंट करेगा वो ऑस्ट्रेलियन अकाउंट में करेगा, तो आप ऑस्ट्रेलिया में इनकम टैक्स पे करेंगे। USA में आप सिर्फ स्टेट टैक्स पे करेंगे। यूके में अगर करें तो आप सिर्फ वहाँ पे वैट पे करेंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमने टैक्सेशन के बाद में पाकिस्तान की बात भी की, तो पाकिस्तान में आप कब टैक्स पे करेंगे। पाकिस्तान में आप टैक्स पे करेंगे अगर आप अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं और आपका अकाउंट, आपकी कंपनी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान अमेज़ॉन की सेलर लिस्ट पे शामिल है, और अल्लाह करे शामिल रहे। इस पे ये आपने और हमने, हम सब लोगों ने ख्याल करना है। अगर हम एथिक्स का ख्याल नहीं करेंगे तो हो सकता है अमेज़ॉन में सस्पेंड कर दे। इस चीज़ से हमने हमेशा बचना है, अच्छा काम करना है, प्रॉपर काम करना है, टैक्सेस पे करने हैं। तो हम अगर पाकिस्तान में कंपनी खोलते हैं और वो कंपनी सेल करती है अमेज़ॉन USA में या अमेज़ॉन UK में, तो हम इनकम टैक्स पाकिस्तान में पे करेंगे। अगर आप कहते हैं जी हमारी कंपनी UK में है और UK में कंपनी होना ज़रूरी है, USA में अमेज़ॉन पर बेचने के लिए कंपनी का होना ज़रूरी नहीं है। अगेन रूल्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। USA में क्या है कि आप एज एन इंडिविजुअल भी अमेज़ॉन पर सेल कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं।
यूके का जो टैक्स डिपार्टमेंट है HMRC, वो ये कहता है कि अगर आपने यूके में बेचना है अमेज़ॉन पर तो आपको एक कंपनी खोलनी पड़ेगी। अब जब आपने कंपनी वहाँ पे खोली, पेमेंट वहाँ पे आ रही है, तो अब आप इनकम टैक्स यूके में पे करेंगे अपना, प्रॉफिट एंड लॉस का जो होगा। तो डे फर्स्ट से आपको इनकम टैक्स तो नहीं पे करना, ज़ाहिर है आप पहला साल गुजरेगा, उसके बाद प्रॉफिट होगा, ब्रेक इवन होगा, लॉस होगा, जो भी बिज़नेस के साथ हो रहा है उस हिसाब से आप पेमेंट करेंगे, लेकिन आप रिटर्न फाइल करेंगे। और अगर आप फ्रीलांसर हैं और आप इतने पैसे कमा रहे हैं, अभी तक तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक तो पाकिस्तान में उन्होंने कहा जी फ्रीलांसर्स के लिए 0 टैक्स है जी, रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स के लिए। हो सकता है कभी फ्यूचर में हो भी जाए, तो अपने आप को रजिस्टर लाजमी करें FTR के साथ, उनके रिकॉर्ड में रहें, उनको बताएं कि जी इतनी पेमेंट मुझे आ रही हैं, पेमेंट अपनी रिकॉर्ड पे लेके आएँ, ताकि फ्यूचर में जब आप कोई भी काम करते हैं, कोई घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, आपको ये खतरा ना हो कि मुझसे आके सवाल किया जाएगा पैसे कहाँ से आए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टैक्स से कभी बचने की कोशिश ना करें। माइनर सा टैक्स होता है, कुछ परसेंटेज होती है और वो आपकी इनकम पे होती है, आपके प्रॉफिट पे होती है। अगर आपको लॉस हुआ है बिजनेस में तो आपको टैक्स नहीं देना होता। इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनकम टैक्स के लिए हमेशा आपने ये कोशिश करनी है कि रजिस्टर्ड होना FTR के साथ, ताकि आपकी इनकम टैक्स फ्री हो और आपका पैसा प्रॉपर वाइट हो। आपने अच्छा खासा काम करना है, मुल्क में डॉलर्स लेके आने हैं, अपना भी फ़ायदा करना है, मुल्क का भी फ़ायदा करना है, और टैक्स बचाने की तरफ नहीं जाना। टैक्स बचाने में मैं एक बात करता होता हूँ, मुझे बाज़ दफ़ा 1-2 लोगों ने कहा कि कोई ऐसा तरीका कि टैक्स बचाया जा सके। मैंने कहा बिल्कुल एक तरीका है, आप दुआ करें कि अल्लाह कभी आपको इतने पैसे दे ही ना, इतना अमीर ही ना करे कि आपको टैक्स देना पड़े। ये सबसे बेस्ट फार्मूला टैक्स बचाने का। अगर आप चाहते हैं कि आपको टैक्स ना देना पड़े तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह आपको कभी पैसे ही ना दे, तो फिर आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ आप ये दुआ करें कि अल्लाह आपको इतना पैसा दे कि आप लाखों करोड़ों में टैक्स पे करें। ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह से कि मेरा टैक्स ही लाखों में जाए। टैक्स लाखों में कब जाएगा? जब आपके पास करोड़ों में इनकम होगी, तभी जाएगा ना टैक्स लाखों में। तो हमेशा टैक्स जो है वो देने की कोशिश करें, ज़रूर दें, पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो। ये नहीं है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आप कहते हैं जी मेरी कंपनी यूके में है, मैं यूके में टैक्स नहीं देता तो मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। आप अच्छा काम नहीं कर रहे। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, और आप चाहे यूके में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, अफ्रीका में हैं, किसी भी कंट्री में हैं, आपको प्रॉपर टैक्स ज़रूर पे करना चाहिए। मैं शॉर्ट्स आपको दोबारा बता देता हूँ। जो इनकम टैक्स है वो आप उस कंट्री में पे करेंगे जहाँ से बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी जो सेल्स टैक्स है, वैट है और जो टैक्सेस है इस तरह के, वो आप उसी कंट्री में सेल्स के ऊपर पे करेंगे। प्रॉपरली आप ये काम करने के लिए जब भी आप इस फील्ड में जाएंगे तो आप उस कंट्री में अकाउंटेंट ढूंढेंगे जहाँ पे आपने टैक्स फाइल करना है। इनकम टैक्स के लिए अगर पाकिस्तानी अकाउंट है तो पाकिस्तानी अकाउंटेंट, अगर यूके में है तो यूके का अकाउंटेंट, और हमेशा लोकल अकाउंटेंट हायर करना है आपने, यानी जिस कंट्री में टैक्स पे करना है। आपको अगर पाकिस्तान में कोई बंदा मिल जाता है, वो कहता है जी मैं आपके यूके में बड़े अच्छे रिटर्न फाइल कर दूंगा, आपने ये काम नहीं करना। आपने चीज़ों को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड रखना है, आपने यूके के अकाउंटेंट से ही करना है, क्योंकि उसको जो पता है वो पाकिस्तानी अकाउंटेंट को नहीं पता, और जो पाकिस्तान के टैक्स मैटर्स का पाकिस्तानी अकाउंटेंट को पता है वो यूके वाले को नहीं पता जो वहाँ पे रहता है। तो हमने रेलिवेंट मार्केट में, रेलिवेंट फील्ड में, रेलिवेंट अकाउंटेंट से रब्ता करना है, वो हमारे रिटर्न्स फाइल कर देगा। हम लोग बात करेंगे कि डील को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। लाइटनिंग डील हो या 7 डे डील हो, हमने वाउचर्स पे तो बात कर ली, हमने सीख भी लिया कि वाउचर किस तरीके से बनता है, लेकिन अब हमने देखना है कि डील को हम किस तरीके से बनाते हैं। प्रोसेस बड़ा ही आसान है। सेलर सेंट्रल पे जाते हैं, उसी तरीके से जहाँ पे पहले वाउचर पे गए थे अभी हम डील पे क्लिक कर देंगे एडवर्टाइजिंग में जाके। बहुत सिंपल चीज़ है। तो हम सिस्टम पे चलते हैं और सिस्टम पे जाके देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सेलर सेंट्रल में अगेन एडवर्टाइजिंग पे ही आएंगे, और पहले हमने क्लिक किया था वाउचर्स पे, अब हम करेंगे डील्स पे क्लिक। डील्स पे हमने क्लिक किया तो उसने कहा जी, हमें ऑप्शन दी, हमने कहा जी क्रिएट या न्यू डील। अब यहाँ पे वो कह रहे जी एनी डील टाइप, यहाँ पे हमें सारी ऑप्शन देगा, या वो कहेगा 7 डे डील्स या लाइटनिंग डील्स। अच्छा, हमने कहा जी कोई भी डील, कोई भी डील है, तो वो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है कि जो हमारी ये ऊपर प्रोडक्ट है ये एलिजिबल है 7 डे डील के लिए, नीचे वाली लाइटनिंग डील के लिए, उससे नीचे फिर 7 डे डील, फिर लाइटनिंग डील, 7 डे डील, लाइटनिंग डील। अब हम सिर्फ वही डील लगा सकते हैं जिसके लिए वो एलिजिबल है प्रोडक्ट। हम कहते हैं जी हम 7 डे डील पे जाते हैं, वो कहते हैं जी इसकी जो डील की फ़ीस है वो होगी 50 पाउंड्स, और डिस्काउंट पर यूनिट उसने खुद ही हमें सजेस्ट कर दिया कि 2 पाउंड ये मिनिमम है। वो कहते हैं जी मिनिमम आपको इतना डिस्काउंट देना पड़ेगा तब फ़ायदा है डील का। लाइटनिंग डील अमेज़ॉन अपनी मर्ज़ी से शो कर रहा होता है, मर्ज़ी के टाइम के हिसाब से शो कर रहा होता है। 7 डे डील में आप एक टाइम लिमिट सेट कर लेते हैं। लाइटनिंग डील अमेज़ॉन खुद बताता है कि वो कब कब ऑफ़र कर रहा है, कब ऑफ़र नहीं कर रहा। तकरीबन दोनों मिलती जुलती चीज़ें होती हैं। हमने कहा जी सेलेक्ट,
जिस प्रोडक्ट पे उसने हमें रिकमेंड किया था। अब वो कह रहे जी ये डील आपने 7 डे डील कब से कब तक चलानी है। अब ये हमारे पास कोई भी डेट्स आ रही हैं, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये महीना ना हो जो हमारे सामने आ रहा है, लेकिन उसने हमें बता दिया कि जी जून में, जुलाई में, मई में इस डेट से इस डेट तक चलाएं। हम रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं और हम कहते हैं जी कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप। अब इस तरह हमारी डील शो होगी कि हमारी प्राइस है 1349, लेकिन अब आपको मिलेगी 1146 में बायर को, और ब्रैकेट में आ रहा है 15% ऑफ। अब जब हम इस डील को जाके सबमिट करेंगे, आप इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ये मिनिमम है ना, आप 20% ऑफ देना चाह रहे हैं आप दे सकते हैं, आप 25% दे सकते हैं, जो भी करना हो वो आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ हम कहते हैं कि हमने यही डील देनी है। अमेज़ॉन ने एक चीज़ रिकमेंड की, हम कहते हैं कि हम रिकमेंडेड पे जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ऑफ देंगे तो हम लॉस में चले जाएंगे। हम लोगों का जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो 20 से 25% होता है, तो 15 पे दे के ठीक है 5-6% हमें आ जाएगा, हमारे ओवरहेड्स भी हैं, तो चलें ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगी प्रोडक्ट, लेकिन हमारे पास सेल वेलोसिटी भी आएगी, रिव्यू भी आएंगे। जैसे ही सबमिट डील पे करेंगे तो ये डील आपकी एक्टिवेट हो जाएगी कुछ देर के बाद। मैं यहाँ पे क्यों नहीं सबमिट कर रहा कि हम अभी इस प्रोडक्ट पे डील नहीं देना चाह रहे, ये हमारा चलता हुआ अकाउंट है, हमने अभी डील नहीं देनी, हमारी प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है। तो आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए, और ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले बहुत बार दे चुका हूँ कि अगर आपको ड्राइविंग आती है और लाहौर से फैसलाबाद जाना आता है तो आपको लाहौर से गुजरांवाला भी जाना आना चाहिए। ड्राइविंग आती है ना आपको रोड का भी पता है। तो ये वही है कि आपने तरीकाकार सीख लिया, अब आपको कहा जाए जी 15% ऑफ लगाएं या 20% लगाएं, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो बनेगी। ये बड़ा आसान सा तरीकाकार है। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं जाके, अगेन एडवर्टाइजिंग डील्स। अब हम 7 डे डील पे नहीं जाएंगे, क्रिएट अ न्यू डील ये हमने पहले भी क्लिक किया था। अब हम जाते हैं जी लाइटनिंग डील के ऊपर। लाइटनिंग डील, ये नीचे एक ऑप्शन आ रही है, हम इस पे कर लेते हैं जी। हमने इसको सेलेक्ट किया और अगेन उसने हमें विंडोज़ दे दी कि आप कौन कौन सी विंडो में जाना चाह रहे हैं। विंडो से मुराद के प्राइम डे विंडो में कि सिर्फ प्राइम डे पे शो हो, स्पेसिफिक टाइम पे शो हो। अमेज़ॉन इसको अपने हिसाब से शो करेगा सामने, लेकिन जो हम उसे एक टाइम पीरियड बताएंगे उसके हिसाब से। एक चीज़ हमें यहाँ पे डिफरेंट नज़र आ रही है कि वो कह रहे जी अगर आप कोई भी डे सेलेक्ट करते हैं, कोई भी डेट्स जो ऊपर आ रही हैं, तो अमेज़ॉन हमें चार्ज करेगा 25 पाउंड जो इसकी फ़ीस है। लेकिन अगर आप प्राइम डे पे सेलेक्ट करते हैं तो वो कहेगा मैं 50 पाउंड लूँगा, कि प्राइम डे पे ज़्यादा चांसेस होते हैं सेल्स के, ज़्यादा सेल्स होती है उस दिन, तो अमेज़ॉन हमें उस दिन 50 चार्ज करेगा। हमने कहा जी ठीक है जी, ये प्राइम डे पे चलना चाहिए, जब भी प्राइम डे हो तो हमारी ये डील चल जानी चाहिए। अब उसी तरह ये प्राइम डे पे डील चलेगी, इसकी डील की फ़ी 50 है और 1349 का है तो 1146 का दे रहे हैं, 15% ऑफ है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। अगर आप चाहें तो, क्योंकि ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें वेरिएशंस है, यानी जिसमें साइज़ वेरिएशन है या कलर वेरिएशन है, ये हम लोग प्रॉपर सीख चुके हैं लिस्टिंग में कि वेरिएशन क्या होती है, तो आप किसी एक लिस्टिंग पे भी ये डील दे सकते हैं, पूरी पे भी दे सकते हैं, 2 वेरिएंट्स पे भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से मैं 2 ऑफ़ कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी इस पे नहीं, या 1 ऑफ़ कर देता हूँ जी, बाकी पे हो जाए। तो जिस तरह भी आप करें, उसके बाद जैसे ही आप सबमिट डील करेंगे तो ये भी आपकी डील सबमिट हो जाएगी, कुछ देर के बाद ये अप्रूव हो जाएगी। मैं इस पर इसलिए नहीं कर रहा कि ये चलता हुआ अकाउंट है और हमें इस पर नहीं करना। आपको तरीका आ गया, अब आप जब चाहें डील भी जनरेट कर सकते हैं और वाउचर भी जनरेट कर सकते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि लॉन्च क्या होती है। आप लोग सुनते हैं जी फलां किसी प्लाजे की या किसी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग सेरेमनी है, तो आप लोगों को आइडिया तो हो गया लॉन्चिंग सेरेमनी। जब मैंने नाम लिया तो आपको सब पता चल गया कि लॉन्च क्या होता है। फिर भी हम लोग इसको ज़रा आसान अल्फाज में बात करते हैं कि कुछ लोग नए होते हैं, उनको नहीं आइडिया। आप लोग किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी मुल्क में रहते हैं, आपके शहर में, आपके इलाके में कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है या कोई नया शॉपिंग मॉल खुलता है, तो हम देखते हैं कि उसके ऐड चलते हैं कि फ़लाँ दिन इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी है, यानी फ़लाँ दिन इसकी जो सेल्स हैं वो स्टार्ट होंगी। लॉन्चिंग सेरेमनी से मुराद होता है कि उस दिन ये प्रोडक्ट या ये रेस्टोरेंट पब्लिक के लिए ओपन होगा, उस दिन के बाद से लोग यहाँ पे खाना खा सकेंगे और उस दिन के बाद से अगर कोई शॉप है तो उसकी सेल्स स्टार्ट होंगी। इसको हम कहते हैं लॉन्च। तो जिस तरह पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कोई नई चीज़ बन रही है, उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी हो रही है,
इसी तरह जब हम अमेज़ॉन पर कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं तो हम उसको भी लॉन्च करते हैं, यानी जिस दिन वो हमारे बायर्स के लिए पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है प्रोडक्ट कि आज से वो उसको ख़रीद सकते हैं, उस दिन को हम कहते हैं कि हमने इसको लॉन्च कर दिया। लॉन्चिंग की मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। जिस तरह यहाँ पे होता है, मैं पहले हम किसी फिजिकल बिजनेस की एग्जांपल ले लें। आप देखते हैं लॉन्चिंग सेरेमनी पे वो कहते हैं कि जी 20% डिस्काउंट होगा 3 दिन के लिए, या 50% डिस्काउंट होगा 1 दिन के लिए, या इस पे फलां लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, आप भी जमा हो। यानी वो उसको इतना खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों। बस यही एग्जांपल हम सेम फिट करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो जब हमने अमेज़ॉन पे लॉन्च किया तो हमने क्या कर दिया, पीपीसी पे हमने ज़्यादा से पैसे लगा दिए, 200, 300, 500, $1000 लगा दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें कि अच्छा ये नई प्रोडक्ट मार्केट में आई है। अच्छा, कोई बंदा नई प्रोडक्ट मार्केट में क्यों लेगा? हम लॉन्च क्यों करते हैं, लॉन्चिंग सेरेमनी क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा दिखाया जाए कि हम दूसरों से मुख्तलिफ हैं। अच्छा, अब होता क्या है, बाद में तो उसी ने आना है ना, रिपीट कस्टमर तो वो आएगा अगर आपने पहली दफ़ा सर्विस अच्छी दी है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपने लॉन्चिंग सेरेमनी बहुत अच्छी कर दिया तो उसके बाद आपके कस्टमर आएंगे ही आएंगे, आगे तो डिपेंड करेगा सर्विसेज पे। लेकिन हम लॉन्च पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, हम लॉन्च पे बेहतरीन पैसा लगाते हैं। पैसा लगाने के बाद हाँ, आगे हम देखते हैं कि ज़ाहिर है अगर हमारी प्रोडक्ट अच्छी होगी, हमारी सर्विसेज अच्छी होंगी तो बायर दोबारा आएगा, अगर अच्छी नहीं होंगी तो नहीं आएगा। तो आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपने बहुत पैसे लॉन्चिंग पे लगा दिए तो अब आपकी लिस्टिंग कामयाब हो जाएगी। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लिस्टिंग तो कामयाब होगी आपकी बाकी सर्विसेज के हिसाब से, आपके फीडबैक के हिसाब से, आपके रिव्यूज़ के हिसाब से। ये सारी चीज़ें, फीडबैक और रिव्यू भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे इस पर रैंकिंग स्ट्रेटजीज़ भी आती हैं कि अब लॉन्च तो आपने कर दी, अब आपने इसको ऊपर कैसे लेके आना है। यानी अगर एक रेस्टोरेंट की हम बात करें, इलाके में नया रेस्टोरेंट तो आ गया, अब बाकियों से बेहतर वो कैसे होगा, वहाँ पे लोग क्यों आएंगे? कोई तो उसके अंदर ऐसी खसूसियत होनी चाहिए ना कि अगर एक रोड पे 5 रेस्टोरेंट्स हैं और 4 पुराने थे, 5वां नया खुला है, तो उसको कुछ नया करना पड़ेगा कि उसके पास लोग आएँ। तो अब उस नया करने के लिए वो क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करेगा, इसको हम करते हैं रैंक करना। अमेज़ॉन पर भी अब देखिए, हम कोई भी प्रोडक्ट जब आपने लॉन्च कर दिया, आपने ग्लास लॉन्च किया, तो आपसे पहले 1000 लोग वो ग्लास बेच रहे हैं, कोई आपसे क्यों खरीदेगा? हाँ, अब आप करेंगे रैंकिंग इसकी। अब आप इसको रैंक करेंगे कीवर्ड्स के हिसाब से। जब आप इसको रैंक कर लेंगे तब ये दूसरों से इस तरह से मुख्तलिफ हो जाएगा कि जब आपकी प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगी तो आपके पास सेल वेलोसिटी ज़्यादा आएगी, आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। पिछली वीडियो में जिस तरह हमने बात की थी कि हम आगे रैंकिंग सीखेंगे, अब हम रैंकिंग पे बात करेंगे। लॉन्च पे तो हमने बात कर ली कि जी हमने अपने प्रोडक्ट को पब्लिक कर दिया। अब पब्लिक करने के बाद बाकियों को छोड़ के लोग हमारे पास कैसे आएंगे, इसके लिए हम क्या क्या काम करेंगे, इसके लिए हम जो भी काम करेंगे इसको कहते हैं रैंकिंग। अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना। जिस तरह पाकिस्तान में हम एग्जांपल हम कोई भी ले रहे हैं ना, तो हम उसके साथ कोई फिजिकल बिजनेस की एग्जांपल भी ले रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी से बात समझ आ जाए। अच्छा जी, लॉन्च पे तो हमने कह दिया जी वो पहले 3 दिन का डिस्काउंट दे देगा, अब उसके बाद वो क्या करेगा? अब रैंकिंग के लिए नॉर्मली रेस्टोरेंट्स क्या करेंगे कि वो वहाँ पे अपने बैनर्स वगैरह लगाएंगे, बिल बोर्ड्स लगाएंगे, ताकि जो भी नए आने वाले लोग हैं उनको अट्रैक्ट हो वो, या वो फेसबुक पे स्पॉन्सर ऐड चलाएंगे। जिस तरह आप लोग जो भी फेसबुक यूज़ करते हैं, आप देखते हैं ना, बहुत ऐसे पेजेस हैं जो आपने लाइक नहीं किए हुए लेकिन आपके सामने आ रहे हैं, वो स्पॉन्सर भी साथ लिखा आ रहा है। वो लोग पैसे लगा रहे हैं कि हमारी रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानी चाहिए। तो वो इस तरह से अपनी मार्केटिंग करके अपनी प्रोडक्ट को ऊपर लेके आएगा। अच्छा, एक और चीज़, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इस पे भी हम ये प्रॉपर एक टॉपिक है, इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग। अच्छा, रेस्टोरेंट वाला फिर क्या करेगा? वो करेगा किसी भी इन्फ्लुएंसर से या किसी यूट्यूबर से, किसी फेमस आदमी के साथ वो इंटरव्यू करेगा। वो कहेगा जी आप मेरे रेस्टोरेंट पे आएँ, खाना खाएं, अपना फीडबैक दें, साथ मेरा इंटरव्यू करें। वो इंटरव्यू लोगों तक पहुंचेगा तो लोग कहेंगे अच्छा ये बंदा अगर कह रहा है कि ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ होगा, तो चलें ट्राई करना चाहिए। तो उसकी रीच बढ़ रही है। यही काम हमने करना है अमेज़ॉन के ऊपर। अच्छा, अमेज़ॉन के ऊपर रैंकिंग में हम क्या क्या करेंगे और रैंकिंग अमेज़ॉन पे रैंकिंग क्या होती है? अमेज़ॉन की रैंकिंग ये है कि आपने ग्लास बेच रहे हैं आप, अब आपने ग्लास बेचना शुरू किया तो आपसे पहले के जो लोग बेच रहे हैं पहले पेज पे वो आ रहे हैं ना, amazon.com पे जाएं, वहाँ पे ग्लास लिखें। अब आप ग्लास लिखेंगे तो आपके सामने पहले पेज पे ग्लास आ रहे हैं, फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, वहाँ भी ग्लास आ रहे हैं, अगले पे जाएंगे, आप 50 सफ़ों पे चले जाएं, आपके पास ग्लासेस आते जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या फ़र्क है
कि एक बंदा पहले नंबर पे बैठा है और एक बंदा आखिरी सफ़े पे बैठा है, या दूसरे पे बैठा है, या तीसरे पे बैठा है, या चौथे पे बैठा है। तो कुछ तो ऐसा है ना, कोई तो ऐसी वजह है जिसकी वजह से जो पहले पेज पे बैठे हैं वो पहले पे ही रह रहे हैं, या किस वजह से वो नीचे चले जाते हैं या ऊपर आ जाते हैं। ये होता है कीवर्ड रिसर्च की गेम होती है सारी। कीवर्ड जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो आप देखते हैं कि किस कीवर्ड को ज़्यादा लोग ढूंढते हैं आके। यानी मर्चेंट वर्ड हमें बता देगा कि ग्लास को आके ढूंढते हैं 1,00,000 लोग, और ग्लास फॉर वाटर को ढूंढते हैं 50,000 लोग आके। तो हमारी कोशिश होगी हम ग्लास का जो कीवर्ड है वो रैंक करें, इस तरीके से रैंक करें। वो रैंकिंग स्ट्रेटजीज हैं, पीपीसी पे भी आप कीवर्ड के थ्रू रैंक कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू भी हो जाता है, और इसके अलावा कुछ पुराने स्ट्रेटजीज थी मैनी चैट वगैरह के थ्रू, वो भी इन्हीं चीज़ों में आ जाता है कि बायर आके वो वाला कीवर्ड टाइप करके अगर आपकी प्रोडक्ट लेके जा रहा है, तो जिस कीवर्ड पे ज़्यादा आपका बायर लेके जा रहा है वो कीवर्ड आपका रैंक हो रहा है। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस किस तरीके से फिर हम ये काम कर सकते हैं, बायर को हम किस किस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं कि वो इस कीवर्ड के थ्रू आके हमसे प्रोडक्ट बाय करे। तो जब वो उन कीवर्ड्स के थ्रू आके बाय करेगा जो ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं, तो ज़्यादा सर्च होने वाले कीवर्ड पे आपकी सेल ज़्यादा आ रही है। जब सेल ज़्यादा आ रही है तो आप टॉप स्पॉट पे आ रहे हैं, फिर आप पहले सफ़े पे बैठे हुए हैं, फिर आप दूसरे पे बैठे हुए हैं, फिर आप तीसरे पे बैठे हुए हैं। तो रैंकिंग पे ये बड़ा एक मेन पार्ट है इस पूरे बिजनेस का। अगर आपने रैंकिंग पे फोकस नहीं किया तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है बिजनेस करने का, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च तो कर दी, लॉन्च के साथ रैंक बहुत ज़रूरी है। लॉन्च कर दी, पहले 10 दिन आपके पास ढेरों सेल्स आ गए, उसके बाद आप बैठे हुए हैं, उसके बाद आप कहते हैं जी मैं ऑर्डर ही नहीं आ रहा। तो ऑर्डर कैसे आएगा? रैंकिंग करेंगे तो ऑर्डर्स आएंगे। आप अपने क्लाइंट को ये बताया करेंगे कि जी मैं आपकी प्रोडक्ट अच्छी रैंक करके दे सकता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इसी तरह अमेज़ॉन पर या वॉलमार्ट पर या ईबे पर वहाँ पे भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। जो फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं वहाँ के, यानी यूके के या यूएसए के, जहाँ भी आप अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं, उनको आप कहेंगे जी आप मेरी प्रोडक्ट का रिव्यू कर दें। अच्छा, वो कैसे करेगा? आप उसे कहेंगे कि आप मेरी प्रोडक्ट बाय करें अमेज़ॉन से, और जब आपके पास मेरी प्रोडक्ट पहुँचे तो आपने उसकी अनबॉक्सिंग करनी है। आपने देखा ना पाकिस्तान में भी लोग वीडियोस बनाते हैं, जी अनबॉक्सिंग हो रही है, जी एक गिफ्ट आया मुझे, मैं उसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। बेसिकली वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो रही होती है। अब जब उसने उसका रिव्यू दे दिया तो उसको देख के, उसकी वीडियो को देख के और उसके रिव्यूज़ को देख के आपके पास नए ऑर्डर्स आएंगे। इस तरह डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट को रैंक करते हैं, टॉप स्पॉट पे ऊपर लेके आते हैं। पिछली वीडियोज़ में हमने सीखा है लॉन्च और रैंक। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि लॉन्चिंग क्या है और रैंकिंग क्या है। लॉन्चिंग ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट जिस दिन सेल के लिए पेश किया उस दिन एक सेरेमनी की है। अगर कोई फिजिकल बिजनेस है, तो अमेज़ॉन का बिजनेस है, तो आप उसको प्रॉपर सेल के लिए पेश कर रहे हैं, लॉन्च हो गई। रैंकिंग ये होगी कि जी आपने अपनी प्रोडक्ट को टॉप स्पॉट पे लेके आना, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर कर दिया इस पर। अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक फ़र्क अपने जहन में बिठा लें, बिल्कुल बेसिक सा। लॉन्च एक दफ़ा होती है, रैंकिंग बार बार चलती रहती है। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। लॉन्चिंग सेरेमनी, आपने कभी सुना है कि लॉन्चिंग सेरेमनी बार बार हो रही हो किसी बिजनेस की? लॉन्च कोई भी प्रोडक्ट एक दफ़ा होती है। हाँ, कुछ केसेस में, स्वेयर केसेस में, कि प्रोडक्ट बिल्कुल ही फेल हो गई या हमने नई स्ट्रेटजीज उसमें यूज़ की हैं, उस प्रोडक्ट पे हमने मेहनत की है, उसके कोई नेगेटिव रिव्यूज़ थे, नेगेटिव फीडबैक्स थे, वो हमने ठीक करवाए हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक प्रोडक्ट, हमने ग्लास बेचना शुरू किया। अब वो ग्लास जो था हमारा, उस पर नेगेटिव रिव्यूज़ इतने ज़्यादा आए कि जी ग्लास टूट जाता है, जी ग्लास टूटा हुआ मिलता है हमें। हमने चेक किया, हमें पता चला कि हमने ग्लास का जो मटेरियल है वो अच्छा नहीं यूज़ किया, हमारे सप्लायर ने अच्छा नहीं यूज़ किया। हमने अब अपने सप्लायर को कहा कि भाई इसको इम्प्रूव करो, इसमें अच्छा ग्लास लगाओ और इसकी पैकिंग अच्छी करो, ये टूट क्यों जाता है। इसके ऊपर फ्रेजाइल का स्टिकर लगाओ, इसकी पैकिंग अच्छी करके इसको दें ताकि ये जाते हुए ना टूटे, क्योंकि ऑनलाइन जब एक बंदा बाय कर रहा है तो उसको तो डिलीवरी पोस्ट के थ्रू होनी है ना। तो पैकिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, अंदर कोई फॉर्म वगैरह लगा होना चाहिए, फ्रेजाइल लिखा होना चाहिए कि ग्लास टूटना नहीं चाहिए। अच्छा, अब हमने ये सारी मेहनत करके, सारी चीज़ें बेहतर करके, हाँ, फिर हम दोबारा इसको लॉन्च करते हैं एक दफ़ा फिर हम इसको मार्केट में पेश करते हैं कि जी पहले ये मसाइल थे, अब हमने ख़त्म कर दिए, आइए हम इसको रीलॉन्च कर रहे हैं। तो रीलॉन्च बहुत कम केसेस में होता है। नॉर्मली आप एक ही दफ़ा अच्छे से मेहनत करके आप हंटिंग पे पूरी मेहनत कर लेते हैं, आप सोर्सिंग पे पूरी कर लेते हैं, आप पैकेजिंग पे पूरी मेहनत कर लेते हैं, आप पिक्चर्स पे पूरी मेहनत कर लेते हैं, आप कंटेंट पे पूरी मेहनत कर लेते हैं,
जब आपने सारी मेहनत कर ली तो लॉन्च आपने एक दफ़ा कर दी। अब रैंकिंग आपकी बार बार होती रहती है, क्योंकि रैंकिंग डिस्टर्ब भी हो जाती है। अगर आज आप ग्लास लिखते हैं अमेज़ॉन पे और पहले पेज पे पहले नंबर पे जो बंदा बैठा है, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो पहले पेज पे बैठा रहेगा। जब आप एज अ वीए काम कर रहे होते हैं, शुरू में तो आप टॉप स्पॉट पे ले आएंगे ना, पूरी मेहनत करके ले आएंगे, लेकिन असल काम क्या है, टॉप स्पॉट पे सस्टेन रहना। सस्टेन अगर नहीं है तो टॉप स्पॉट पे लाने को तो कोई भी बंदा ले आएगा। 5 दिन में कोई भी प्रोडक्ट हो, 0 प्रोडक्ट भी हो, फुल मार्केटिंग में पैसा लगाएं, एक दफ़ा टॉप पे आ जाएंगे, लेकिन टॉप पे आप रहेंगे नहीं ना। टॉप पे रहने के लिए अब आपको ज़रूरी है रैंकिंग स्ट्रेटजीज, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो अच्छा, लोग नीचे क्यों आ जाते हैं? पहले पेज पे बैठे नीचे क्यों आ जाते हैं? मैंने आपको वजह बता दी, ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ की वजह से, ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक्स की वजह से, या एक और भी बड़ी वजह हो सकती है कि जो नीचे लोग बैठे हुए हैं पहले पेज पे, नीचे या दूसरे पे, उन्होंने मार्केटिंग पे इतना पैसा लगाया कि वो ऊपर आ गए। अब जो इस पहले नंबर पे बैठा है, इसको भी उनके बराबर पैसा लगाना पड़ेगा। आप देखें, बाज़ दफ़ा अमेज़ॉन आपको सजेस्ट कर रहा होता है एड बजट कि जी आपका बजट एक दिन का $20 होना चाहिए, और कभी अमेज़ॉन आपको सजेस्ट कर रहा होगा $10 सेम प्रोडक्ट पे। ऐसा क्यों होगा? जब अमेज़ॉन आपको 20 सजेस्ट कर रहा है ना, बेसिकली उन दिनों में उस वक्त सारे लोग ही $20 डेली का लगा रहे हैं। तो अमेज़ॉन आपको बता रहा है कि आजकल सब लोग ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं पीपीसी पे, आपको भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और जब आप देखते हैं कि जी अब सारे लोग कम पैसा लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्रिसमस सीज़न है या कोई ऐसा सीज़न है जो पीक सीज़न है, जिस पे प्रोडक्ट्स वैसे ही इतनी बिक रही हैं कि लोग मार्केटिंग बजट अपना लो कर देते हैं। लोग कहते हैं जी वैसे ही इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, मार्केटिंग में हम क्यों पैसे लगाएं। और फिर या उस केसेस में भी होता है कि कोई प्रोडक्ट पीछे से ही शॉर्ट हो गया, सप्लायर के पास शॉर्ट हो गई प्रोडक्ट। अब जब सप्लायर के पास शॉर्ट हो गई है तो ऑफकोर्स सारे सेलर्स के पास भी शॉर्ट हो गई है। अब वो कहते हैं जी अगर हम रैंकिंग पे पैसे लगाएं, 4 दिन में हमारी प्रोडक्ट बिक के ख़त्म हो जाएगी, हम उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक चले जाएंगे। तो बेहतर है कि हम आउट ऑफ स्टॉक ना जाएं। जब प्रोडक्ट मिल ही नहीं रही है सप्लायर से, तो ये 4 दिन के बजाय ये हमारी प्रोडक्ट 40 दिन में ख़त्म होनी चाहिए, डेली के कम ऑर्डर आने चाहिए। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है ना, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक जाना ये बड़ा नुकसानदेह होता है। ये मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा कि आउट ऑफ स्टॉक जाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि हम आउट ऑफ स्टॉक ना जाएं, हम मार्केटिंग का पैसा कम कर दें, या हम प्राइस इंक्रीज कर दें कि सेल कम हो। ये हम जानबूझ के करते हैं कि कम सेल हो, ताकि जो प्रोडक्ट 4 दिन में ख़त्म होनी है वो चले कुछ ज़्यादा दिन निकाल जाए। रैंकिंग स्ट्रेटजीज़ आपको हमेशा अप्लाई करते रहना पड़ता है। अगर आप नहीं अप्लाई करेंगे, आपकी प्रोडक्ट एक दफ़ा टॉप पे आ गए, उसके बाद फेल हो जाएंगे आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे जो आपने मार्केटिंग पे लगाए होंगे। तो आपने अपने क्लाइंट को हमेशा ये बताना है कि जी रैंकिंग स्ट्रेटजीज़ पे हमने हमेशा चलते रहना है, पीपीसी पे हमने हमेशा काम करना है, पीपीसी हमने कभी बंद नहीं करनी है, जितनी मर्जी सेल वेलोसिटी अच्छी हो जाए। क्योंकि अगर आपने पीपीसी बंद कर दी, जो दूसरे लोग पीपीसी चला रहे हैं, स्पॉन्सर ऐड चला रहे हैं ग्लास वाले, वो ऊपर आ जाएंगे, आप नीचे चले जाएंगे, फिर आपको उनसे डबल पैसे लगा के ऊपर आना पड़ेगा। ये मार्केटिंग है ना। अच्छा, इसमें आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये कोर्स कर रहे हैं, आपको इसमें कोई परेशानी की बात नहीं कि पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। पैसे क्लाइंट के लग रहे हैं, और क्लाइंट के इसलिए लग रहे हैं कि वो बिजनेस कर रहा है, उसने कल को एसेट बनाना है। क्लाइंट को पता है कि मेरा पैसा लगेगा, तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा इसमें। क्लाइंट का क्रेडिट कार्ड होगा, क्लाइंट का डेबिट कार्ड होगा, क्लाइंट के पैसे लग रहे हैं, आपने उस पैसे को सही तरीके से लगाना है। ये आपका काम है। आपका काम इस सारे सिनेरियो के अंदर, आपकी जिम्मेदारी ये है कि उसके पैसे ज़ाया नहीं होने चाहिए। वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, उसने आपको अपना कार्ड दे दिया, बजट दे दिया कि जितना बजट लगाना है, अब आपने वो बजट जिम्मेदारी से लगाना है, पीपीसी की वीडियोस प्रॉपर सीख के लगाना है। इस तरह ऑटो पे चला के नहीं बैठ जाना, क्योंकि इससे सिर्फ आपका पैसा नहीं जुड़ा हुआ, इससे पाकिस्तान का इमेज भी जुड़ा हुआ। हम लोग बात करेंगे पीपीसी के ऊपर, पीपीसी लॉन्च के ऊपर। पीपीसी पे हम ऑलरेडी कंप्लीट सीख चुके हैं कि मैनुअल पीपीसी कैसे चलानी है, ऑटो कैसे चलानी है, पीपीसी लॉन्च क्या होती है। तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि लॉन्च क्या होती है। आप कोई भी नया बिजनेस, कोई भी नया कारोबार, नई शॉप है, नया रेस्टोरेंट है, जब आप उसकी ओपनिंग करते हैं तो हम कहते हैं ये इसकी लॉन्च है, यानी अब ये पब्लिक के लिए ओपन है। हमने इसको मार्केट में, कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको बेचने के लिए पेश कर दिया है, कोई रेस्टोरेंट है तो वो ओपन कर दिया कि पब्लिक आ सके। और आपने देखा होगा कि कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी शॉप का, रेस्टोरेंट का जब ओपनिंग डे होता है तो कुछ स्पेशल तैयारी की जाती है। स्पेशल को लाइटिंग वगैरह होती है, कुछ डिस्काउंट्स होते हैं कि ये पहले 3 दिन ये डिस्काउंट चलेगा, कुछ स्पेशल ऑफर्स दी जाती हैं। तो बेसिकली ये उसकी लॉन्च होती है कि जी हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। जब हम अमेज़ॉन की बात करते हैं, लॉन्च में डिफरेंट तरीके हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
अगर हम चंद साल पहले की बात करें तो हम लोग लॉन्च करते थे गिव अवेज के थ्रू, कोपन्स के थ्रू, डिस्काउंटेड कोपन्स वगैरह देने कि जी आप ये 90% ऑफ पे ले लें या आप फ्री में ले लें, हमें रिव्यूज़ दे दें। इस तरह के लोग तरीके इस्तेमाल करते थे। अब हम क्या करते हैं, हम ये लॉन्च करते हैं PPC के थ्रू। तो PPC लॉन्च में क्या होता है कि हम स्पॉन्सर ऐड चलाते हैं, स्पॉन्सर ऐड चला के बायर को अट्रैक्ट करते हैं और हम PPC के थ्रू ही अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर लेते हैं पहले पेज पे। अच्छा, अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जी अगर हम पहले वो तरीके इस्तेमाल करते थे, अब क्यों नहीं करते? कुछ तरीके ऐसे हैं जो अमेज़ॉन टाइम टू टाइम अपने रूल चेंज करता रहता है। अमेज़ॉन ने कहा जी अब ये नहीं, इस तरीके से आप लॉन्च नहीं कर सकते, आप कोई और रास्ता देखें। तो हमने कहा जी ठीक है, हम PPC के थ्रू लॉन्च करेंगे। PPC के थ्रू ऐड चला के बायर को अट्रैक्ट तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे किस चीज़ पे गौर करना है, क्या ऐसी चीज़ है जिसका हमने ख्याल रखना है PPC के लॉन्च में? सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि प्रोडक्ट अगर लोगों की ख़राब भी होती थी ना, वो गिव अवेज करके, फ्री में दे के या 90% डिस्काउंट पे दे के इतने अच्छे सारे रिव्यूज़ इकट्ठे कर लेते थे और उसके बाद फिर भी वो प्रोडक्ट चलती रहती थी क्योंकि रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ जाते थे। फिर उसको ख़राब होते होते भी टाइम लगता था। अच्छा, फ़र्क क्या है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ क्यों आ जाते थे अगर प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती थी? भाई देखें, जब एक 100 वाली प्रोडक्ट $100 वाली आपको $10 में मिलेगी, आपको भी पता होगा अच्छा कोई नहीं, ये छोटी मोटी चीज़ें ख़राबी आ भी गई है, मसला नहीं है। लेकिन जब आप 100 वाली चीज़ 100 में बेच रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स बायर उसको ज़्यादा गौर से देखेगा। अब वो आपको बिला वजह पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे देगा, अब वो देखेगा उसके पैसे लगे हुए। अगर आपने उसे फ्री में दिया या 90% ऑफ पे दिया और आपने कहा मुझे अच्छा रिव्यू दे दे, तो वो दे देगा आपको। लेकिन यहाँ पे आपको ख्याल करना होगा, प्रोडक्ट को प्रॉपर इवेलुएट करना होगा, कंपेटिटर का सैंपल कॉल करना होगा, फिर अपना सैंपल कॉल करना होगा। कॉल से मुराद ये कि मंगवाना होगा ना सप्लायर से, फिर उनको आपस में देखना कि कहाँ पे मसला है, ये ठीक है, इसमें ख़राबी है। सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करने के बाद हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। ये भी आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि PPC सेल्स का मतलब है कि ये आपके ऑर्गेनिक सेल्स शुमार होती हैं। अमेज़ॉन की नज़र में वो ठीक है, हम अलग से पोर्शन बनाते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक इतनी आई, PPC पे इतने पैसे लगे, इतनी सेल्स आई, वो हमारे इंटरनल डाटा होता है। लेकिन अमेज़ॉन इसको ऑर्गेनिक सेल ही कंसीडर करता है कि हमने ऐड चला के बायर को अट्रैक्ट किया और अपनी प्रोडक्ट पे लेके उसने परचेज़ कर लिया। अब अगर हमारी प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी तो अब जिसने $10 या $20 लगाए वो हमें नेगेटिव रिव्यू देगा। नेगेटिव रिव्यू ज़्यादा देगा तो उसके बाद नई नई प्रोडक्ट है, शुरू के नेगेटिव रिव्यूज़ आ जाएंगे ज़्यादा, तो नया आने वाला बायर नहीं लेगा। तो इस चीज़ को हमने हमेशा ख्याल रखना है, हमेशा मद्देनज़र रखना है कि हमने प्रोडक्ट जब लेके आनी है तो वो अच्छी क्वालिटी की लेके आनी है, रिव्यूज़ अच्छे हों, कस्टमर सपोर्ट अच्छी हो। अगर FBM मॉडल है तो, अगर FB है, फुलफिल बाय अमेज़ॉन है, तो कस्टमर सपोर्ट का हमसे ताल्लुक ही नहीं है। फिर भी कभी कभी हमें भी मैसेज आ जाता है, अमेज़ॉन के इंटरनल मैसेज आता है जो कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई करना होता है। बहुत कम आते हैं मैसेजेस, ज़्यादा मैसेजेस अमेज़ॉन को ही आते हैं, रिटर्न अमेज़ॉन हैंडल करता है। अगर लेट हो रहा है तो अमेज़ॉन जिम्मेदार है, तो हमारे लिए इतना बड़ा कोई मसला नहीं होता इसमें। लेकिन FBM मॉडल में हमने कस्टमर सपोर्ट पे पूरा फोकस करना होता है। हम लोग जब बात ही अमेज़ॉन FBA की करते हैं तो मैं FBM की बात क्यों कर रहा हूँ, कस्टमर सपोर्ट की बात क्यों कर रहा हूँ, फीडबैक की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप जब एज अ VA काम करेंगे आपको कोई भी क्लाइंट मिल सकता है। क्योंकि ये USA में रहने वाला एक बंदा जिसका वेयर हाउस है, सामान बेच रहा है, वो आपको हायर कर लेते हैं, जी आप हैं, आपकी टीम में, ये ले मेरा सारा अकाउंट आप हैंडल करें पाकिस्तान में बैठ के। अब आप क्या करेंगे, पाकिस्तान में बैठ कर उसके FBM के अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, शिप तो वही कर रहा है। हम लोग सीखेंगे और बात करेंगे अमेज़ॉन फीडबैक के बारे में। एक चीज़ होती है रिव्यू, मैं आपको भी सिस्टम पे लेके जाऊंगा, मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा कि रिव्यू क्या होता है, फीडबैक क्या होता है। फिर हम बात करेंगे फीडबैक के ऊपर ही। फीडबैक, अगर हम आसान अल्फाज में रिव्यू और फीडबैक का फ़र्क समझ लें, आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ से जाके आप आइसक्रीम खाते हैं और आके आप कहते हैं जी शॉपिंग मॉल बहुत ज़बरदस्त, बहुत साफ़ सुथरा था, लेकिन जो आइसक्रीम खाई थी वो मज़े की नहीं थी। तो आपने फीडबैक तो अच्छा दिया, रिव्यू गलत दिया। यानी रिव्यू होता है प्रोडक्ट का और फीडबैक होता है ओवरऑल इन्वायरमेंट का, सर्विस का, कस्टमर सपोर्ट कैसी थी, सफाई कैसी थी। अब ये तो अमेज़ॉन है, ये तो ऑनलाइन है, यहाँ पे हम फिजिकली तो नहीं बता सकते जी वेयर हाउस में सफाई कैसी थी, लाइटिंग कैसी थी। तो हमने बात करनी है कि कस्टमर सपोर्ट कैसी थी, ऑर्डर टाइम पे मिला, कोई मसला तो नहीं आया। हम लोग देखेंगे कि फीडबैक कहाँ पे होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अकाउंट हेल्थ के हवाले से। जब हम FBA की बात करते हैं, फुलफिल बाय अमेज़ॉन की, तो फीडबैक हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट, रिटर्न, रिफंड, टाइम पे जा रहा है, गलत प्रोडक्ट गई है, ये सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं अमेज़ॉन की, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसलिए वो जिम्मेदारी भी अमेज़ॉन लेता है। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आता भी है तो अमेज़ॉन उस पर एक लाइन लगा के नीचे लिख देता है
मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि दिस प्रोडक्ट इज फुलफिल्ड बाय अमेजोन एंड वी टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस प्रोडक्ट। इस किस्म की कोई भी वर्डिंग लिख देता है जिसका मतलब होता है कि अमेजोन कहता है जी मैं जिम्मेदार हूँ, ये जो सेलर है इसका कसूर नहीं है, तो फिर हमारे अकाउंट की हेल्थ अफेक्ट नहीं होती। लेकिन FBM मॉडल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है कि मुझे गलत फीडबैक ना आ जाए। कस्टमर कहे जी मैं 2 दिन से ईमेल कर रहा हूँ, मुझे रिप्लाई नहीं आ रही, मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं पिक हो रही, या कहे जी मैंने कॉल की थी, मुझे तो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है। अभी हम सिस्टम पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ फीडबैक कहाँ पे शो होता है। एज अ बायर फीडबैक कहाँ पे शो होता है और सेलर सेंट्रल में फीडबैक कहाँ पे शो होता है। और अगर कोई बंदा फीडबैक में रिव्यू दे दे तो उसको रिमूव कैसे करवाना है, ये इमीडिएटली रिमूव होता है। यानी एक बंदा फीडबैक में आके लिख देता है जी प्रोडक्ट की फिलिंग अच्छी नहीं थी, वहाँ हम अमेजोन को कहते हैं जी ये तो रिव्यू है, इसको रिव्यू में होना चाहिए था, इसने फीडबैक में दे दिया, इसको रिमूव कर दें, तो अमेजोन उसको रिमूव कर देता है। हम सिस्टम पे चलते हैं और प्रैक्टिकली जाके देखते हैं कि ये क्या होता है और कैसे होता है। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे आके हमने देखा कि किसी भी प्रोडक्ट का हमने यहाँ पे नाम लिखा, वीपिलो लिखा, एंटर किया, तो अब हमारे पास जो ऑप्शंस आई हैं इनमें से हमने किसी पे भी क्लिक कर दिया। अब जब हमने क्लिक किया तो हमारे पास इसका जो नया पेज खुला उसके अंदर हमारे पास सामने रिव्यूज शो हो रहे होते हैं, बिल्कुल फ्रंट पे ये आ रहे हैं, ये 190 रेटिंग्स ये आपके सामने सर्कल हो रहा है, ये इसके रिव्यूज़ हैं। और फीडबैक आएगा, ये डिस्पैचेस फ्रॉम सोल्ड बाय, ये नीचे कंपनी का नाम आ रहा है, मैं वो नाम आपके सामने नहीं लूँगा। और यहाँ पे हमारे सामने ये फीडबैक शो हो रहा है। अच्छा, अब हम सेलर सेंट्रल में फीडबैक कहाँ पे देखेंगे? सेलर सेंट्रल में हम लोग जाएंगे यहाँ पे, सेलर सेंट्रल में सिंपली परफॉर्मेंस पे, और परफॉर्मेंस पे जाके हम जाएंगे फीडबैक के ऊपर। अच्छा, अब हमारे पास ये फीडबैक यहाँ पे शो हो रहे हैं और यहाँ पे हमने देखा कि 100% पॉजिटिव है, 90 डेज़ में भी, 365 डेज़ में भी, लाइफ टाइम भी, क्योंकि ये FBA हो रहा है इस प्रोडक्ट पे। अब FBA हो रहा है तो ज़ाहिर नेगेटिव फीडबैक हमें नहीं आएगा, अगर आएगा तो हमने रिमूव करवा लिया होगा। हम इसको फौरी तौर पे रिमूव करवा लेते हैं। कैसे करवाते हैं? अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव या न्यूट्रल फीडबैक होता तो हम अमेजोन को कहते कि जी देखें ये तो आपकी गलती है, हम अमेजोन के साथ केस खोलते वो उसको रिमूव कर देते। अगर किसी बंदे ने रिव्यू यहाँ पे दे दिया होता, कोई बंदा यहाँ पे लिख देता जी बैड मटेरियल, तो ये जो हमारे सामने एरो का निशान आ रहा है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिमूवल की ऑप्शन आ रही है। रिक्वेस्ट रिमूवल का मतलब है कि हम अमेजोन को कहेंगे इसको रिमूव कर दें। ये तो हम नहीं करवाएंगे, ये तो 5 स्टार है। अगर 3 या 2 या 1 स्टार होगा तो हम रिक्वेस्ट रिमूवल करेंगे कि जी ये रिव्यू है, इसने फीडबैक में दे दिया, अमेजोन उसको इमीडिएटली रिमूव कर देगा। तो हमने अपनी अकाउंट हेल्थ अच्छी रखनी होती है। फीडबैक को हम देखते रहते हैं कि जहाँ भी हम देखें कि ये बिला वजह के फीडबैक नेगेटिव हो गए हैं तो हम 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद बैठेंगे, यहाँ पे देखेंगे, रिक्वेस्ट रिमूवल पे क्लिक करके रिमूव करवा देंगे। और एक ऑप्शन है पोस्ट अ पब्लिक रिप्लाई। अगर कोई ऐसी चीज़ है FBM है जिसमें हमारी गलती है तो यहाँ पे एक और भी ऑप्शन आ रही होगी जब नेगेटिव या न्यूट्रल होगा कि कॉन्टैक्ट कस्टमर, इन दो के साथ एक और ऑप्शन आ रही होगी। हम कस्टमर को कॉन्टैक्ट कर लेंगे और उससे हम कह देंगे जी ये बिल्कुल हमारी गलती है, हम आपको रिप्लेस कर देते हैं प्रोडक्ट या इसको कंपनसेट करते हैं, कोई भी उसे ऑफर करेंगे तो हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना ये फीडबैक प्लीज़ चेंज कर दें, इसको 5 स्टार में कर दें या रिमूव कर दें। तो वो इसको कर देगा या नहीं करेगा ये तो उसकी मर्ज़ी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे इस हवाले से कि हम ये फीडबैक अपना रिमूव करवा सकें। तो ये बड़ा आसान सा था, सिंपल सा था। फीडबैक और रिव्यू का फ़र्क भी आपको बता दिया, फीडबैक का भी बता दिया। एवरी 2 वीक्स आप बैठ के देख लेंगे और आप इसको कर लेंगे। और ये पोस्ट अ पब्लिक रिप्लाई जो आ रहा है ये यही है कि अगर आपकी गलती ऐसी है, बायर भी नहीं मान रहा मतलब रिमूव करने पे, तो आप इस पर एक रिप्लाई कर देंगे। जहाँ पे ये फीडबैक आ रहा है इसके नीचे आपका रिप्लाई आ रहा होगा, ताकि बाकी आने वाले बायर्स देखें कि अच्छा इसको नेगेटिव फीडबैक आया था तो इसने उसको रिस्पॉन्स किया, इसने कहा कि नहीं जी ये बायर की गलती है या मेरी गलती थी या रास्ते में लॉजिस्टिक्स की वजह से कोई देर हो गई, कोई मसला हो गया। तो यहाँ पे आप अपना पब्लिक कमेंट, जिस तरह आप फेसबुक पे किसी भी कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो इस कमेंट के नीचे आपका रिप्लाई शो हो जाएगा। आप अपनी कोई भी वजाहत दे सकेंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। नेगेटिव फीडबैक के नीचे अगर आप दें, दूसरे आने वाले लोग देखेंगे कि ये अपने कस्टमर की फीडबैक को वैल्यू करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसका रिप्लाई भी करते हैं। हालांकि अगर आप कोई 2-3 हज़ार आपके फीडबैक हैं, 3, 4, 5, 6, 10 नेगेटिव हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको अकाउंट हेल्थ अफेक्ट नहीं होती है। तो ये एक अच्छा जेस्चर होता है, आपका दूसरा बायर जो है वो इससे अट्रैक्ट होता है कि ये वैल्यू करते हैं, ये फीडबैक को देखते हैं और उसका रिप्लाई भी करते हैं।
लेकिन उसकी लिस्टिंग क्रिएट करनी है, उसके रिव्यूज़ देखने, फीडबैक गलत आ गया है, रिटर्न रिफंड मैनेज करने, हैंडल करना अकाउंट, वो तो आप कर रहे हैं यहाँ बैठ के। जब हमने सर्विसेज देनी है एज अ वीए, जब आपने सर्विसेज देनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एफपीए क्लाइंट ही मिलेगा, आपको एफपीएम का भी मिल सकता है, आपको एफपीए होलसेल का भी मिल सकता है, आपको प्राइवेट लेबल का, ड्रॉप शिपिंग का, मल्टीपल क्लाइंट आपको मिलेंगे। तो हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, मैं आपको सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर चीज़ मिल रही है कि आपको कहीं से भी क्लाइंट ग्रैब करने का मौका मिलता है, तो आप ये ना कहें कि ये काम तो मुझे आता नहीं है, ये काम तो मैंने सीखा नहीं है। तो इसलिए आपको एफपीएम पे भी पूरा अबूर होना चाहिए, एफपीए पे भी होना चाहिए। एफपीएम में तो काम कोई इतना मुश्किल या कोई अलग से काम नहीं है, वही चीज़ें हैं। हाँ, कस्टमर सपोर्ट उसमें आपने खुद हैंडल करनी होती है, रिटर्न रिफंड्स आपने खुद मैनेज करनी होती है। एफपीएम में वो अमेज़ॉन कर रहा होता है, इतना सा डिफरेंस होता है। बाकी आपने लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है, पीपीसी कैसे चलानी है, लॉन्च जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, पीपीसी लॉन्च की, लॉन्च एफबीएम हो या एफपीए हो, दोनों सूरतों में पीपीसी लॉन्च बिल्कुल सेम है। यही डिफरेंस है ना कि एफपीएम में अमेज़ॉन भेज रहा है, एफपीएम में आप खुद भेज रहे हैं, या जो भी आपका क्लाइंट है उसका अपना वेयर हाउस है या अपने घर से भेज रहा है, यही डिफरेंस है। पीपीसी लॉन्च में कोई डिफरेंस नहीं है। ये ज़रूर डिफरेंस है कि एफपीए को अमेज़ॉन हमेशा थोड़ी वेटेज देता है। जो लोग अमेज़ॉन को इस्तेमाल करते हैं, अमेज़ॉन का वेयर हाउस यूज़ करते हैं, एफबीए करते हैं, फुलफिल बाय अमेज़ॉन करते हैं, अमेज़ॉन वेटेज देता है, थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डर देता है, उस 30% ऑन एन एवरेज। अगर एक नॉर्मल को 10 आ रहे हैं तो उसको 13 आ जाएंगे, 30% एक्स्ट्रा ऑर्डर आ जाएंगे, ये बेनिफिट ज़रूर होता है। लेकिन पीपीसी लॉन्च, पीपीसी चलानी, वो सब तो सेम होता है प्रोसीजर। तो जब आपको पीपीसी चलानी आ गई, आपने सीख लिया, आपको लॉन्च का पता चल गया, पीपीसी लॉन्च का, अब आप एफपीएम में करें या एफपीए में करें या होलसेल में करें, तो होलसेल में तो आप पीपीसी वगैरह चलाते ही नहीं है, क्योंकि आप ब्रांड की लिस्टिंग पे जाके कर रहे होते हैं। तो पीपीसी लॉन्च नॉर्मली जो हमारी इस्तेमाल होगी वो होगी प्राइवेट लेबल में, वो चाहे एफपीएम हो या एफपीए हो, दोनों सूरतों में पीपीसी लॉन्च सेम तरीके से काम करेगी।